हाँ जी, गुड इवनिंग। लो बैठो भाई, फटाफट बैठो। लू में बाहर क्या लाते हो रे तुम? बैठे रहा करो अंदर। ये भयंकर गर्मी पड़े रही, इसमें तुम्हें चाय भाती है। लू लग जाएगी और फिर 10 दिन कोचिंग ही नहीं आ पाओगे। हाँ, ठीक हो जाएगा। कहीं कह रहे हैं ठीक हो जाएगा सर। हाँ, ऑनलाइन ले लोगे? 7 दिन ऑनलाइन मिला हुआ तो उससे क्या होगा? लू ठीक थोड़ी होगी उससे। बीमारी तो बीमारी रहेगी। क्या पढ़ा था कल? चलो बताओ, देखिए परमाणु का उत्पत्ति स्थल कौन सा था? आबू। कौन सा था? आबू। आबू के परमाणुओं का आदि पुरुष कौन था? धूमराज। उनकी वंशावली कहां से शुरू होती है? किसने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया? धरणीधरा। इसलिए उसका राज्य क्या कहलाता था? नवकोटी मारवाड़। गुजरात के कौन से चालुक्य राजा ने अटैक किया था और तब उसको शरण किसने दी थी? ऐसा धवल राठौड़ का कौन सा अभिलेख बताता है? हस्तिकुंडी अभिलेख से पता चलता है। उसके बाद में धंधुक के ऊपर कौन से राजा ने अटैक किया? तब वो चित्तौड़ किसके पास गया था? और भीम ने अपना प्रशासक किसको बनाया? और विमल शाह ने इन दोनों के बीच में। और बाद विमल शाह ने कौन सा मंदिर बनवाया? उस मंदिर को और क्या कहते हैं? और जमस्टोड क्या कहता है उस मंदिर के बारे में? धंधुक की बेटी का नाम क्या था? लाइन देव ने बसंतगढ़ में क्या क्या करवाए? का पुनर्निर्माण। विक्रम देव ने क्या उपाधि धारण की? उसने किसका साथ दिया? कुमारपाल चालुक्य का। किसके खिलाफ? अरुणराज के खिलाफ दिया था। अच्छा, उसके बाद में आगे पढ़े हमने धारावर्ष। धारावर्ष ने कौन कौन से मुगल तुर्क सुल्तानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? गौरी, ऐबक और इल्तुतमिश। गौरी के खिलाफ कौन सा युद्ध लड़ता हो? कायंद्रा का युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? भीम सेकंड चालुक्य। उसकी मम्मी कौन थी? अच्छा, नाडोल का राजा कौन गया था? जालोर से कौन गया था? और आबू से कौन गया था? किसकी जीत हुई? धारावर्ष एक तीर से। ऐसी उसकी मूर्ति कहां लगी हुई है? कौन से अभिलेख में? सोमेश्वर ने कौन सी बुक लिखी? कीर्ति कौमुदी। इसके छोटे भाई का नाम क्या था? कौन सा शहर बसाता है? कौन सा नाटक लिखता है? और किसके आक्रमण के दौरान किसकी रक्षा करता है? धारावर्ष का बेटा कौन था? उसके टाइम में किसने? तेजपाल ने कौन सा मंदिर बनवाया? उसे और क्या कहा जाता है? और क्या कहते हैं उसको? प्रताप सिंह ने जेतर सिंह से क्या छीन लिया था? क्या छीन लिया? चंद्राव। कहां से ये लोग रावल महारावल की उपाधि धारण करने लगे? और बाद में इनके पश्चिमी भाग पर किसने अधिकार कर लिया? जालौर के सोनगरा चौहानों ने। और इनका एंड किसने कर दिया था? अच्छा, मालवा के परमाणु का उत्पत्ति स्थल कौन सा था? मालवा के परमाणु की राजधानियां कौन कौन सी थी? जो कृष्ण राज था उसका एक और नाम क्या था? उसके बेटे का नाम क्या था? और वो कहां पर आ गया था? वह कहां पर आ गया? वागड़। मुंज ने मेवाड़ के कौन से राजा पे अटैक किया? किसको नष्ट किया? किस पे कब्जा किया? किस पे? चित्तौड़ पे कब्जा कर। किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? कर्नाटक के चालुक्य राजा। अच्छा, हलायुद्ध की बुक का नाम बताओ। आपके पद्मगुप्त या परिमल की बताओ। धनंजय ने कौन सी किताब लिखी? और धनपाल ने कौन सी लिखी? तिलक मंजरी। उपाधियां बताओ इसकी। कवि वृष, अमोघ वर्ष, वाकपति राज। कौन कौन है? दो और बताओ, देख नाम क्या है? उत्पल राज, पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ। अच्छा, भोज जो था, सिंधुराज जो था, सिंधुराज उपाधि क्या थी? क्या नाम थी उपाधि? नवशासन। उसके बाद भोज ने आपके चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? कुमारपाल चालुक्य का अभिलेख में इसका नाम क्या है? नागदा के पास कौन सी झील बनवाई? कौन कौन सी बुक लिखी थी उसने? अपनी राजधानी धारानगरी में कौन सी पाठशाला बनवाई? इसमें कौन कौन सी लाइनें लिखवाई? इसकी जो मां सरस्वती की मूर्तियों किस रूप में दी जाती है? और तुर्कों ने इस पाठशाला को तोड़कर क्या बना दिया? यहां पे कमाल मौला
पारिजात मंजरी किसने लिखी थी? मदन किसके दरबार में था? अच्छा, वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी थी? वागड़ के परमारों का संस्थापक कौन था? बाद में मंडलिक ने कौन सा मंदिर बनवाया? कहां पर बनवाया? बाद में उसे राजधानी अर्थुना में किसने बनवाया? अच्छा, प्रतिहारों का मूल निवास स्थान कौन सा था? मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष कौन था? कौन था? अरिसन। अभिलेखों में उसे क्या बताया गया? वो किसका ज्ञाता था? उसकी उपाधि क्या थी? रोहलिद्धि का मतलब क्या होता है? उसके 4 बेटों ने क्या जीता था और मंडोर में क्या बनवाया था? उसके कौन से बेटे से वंशावली शुरू होती है? पहला पहली की उपाधि किसे मिली थी? राजधानी को मेड़ता कौन ले गया था? उसका कौन सा बेटा सन्यासी हो गया था और कौन सा बेटा राजा बना था? कहां का राजा बना? सिलुक ने कौन कौन सी जगह पे कब्जे किए थे? वल के कौन से राजा को हराया था? देवराज भट्टी से क्या छीन लिया था? कक ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? मुंगेर युद्ध में वो किसका साथ देता है और किसको हराता है? वो किस किसका ज्ञाता था? बाउक ने विष्णु मंदिर में क्या लगवाया था? अभिलेख। उस अभिलेख को क्या कहा जाता है? कक्कुक ने अभिलेख कहां लगवाए थे? घंटियाला। कहां लगवाए थे? कितने अभिलेख है? पहला अभिलेख कहां से मिला, जो वास्तव में क्या था, कौन सी भाषा में? दूसरा अभिलेख कहां से मिला, उसके ऊपर पिलर पर किसकी मूर्ति है और ये कौन सी भाषा में? उसने जय स्तंभ कहां कहां लगवाए थे? उसने किसका विद्रोह दबाया था और कहां पर बाजार का निर्माण करवाया था? अच्छा, गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी? कब की थी? ऐसा कौन सा अभिलेख बताता है? सामूली अभिलेख कौन से राजा के टाइम का है? वो गोहिल का कौन सा वंशज था? कौन सी माता जी के मंदिर और जावर के कौन से उद्योग? गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? इनमें सबसे प्रमुख गोहिल कौन से थे? मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या थे? बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? वो किसका शिष्य था? उसने चित्तौड़ किसको किसे छीना था? कब छीना था? उसकी राजधानी कौन सी थी? वह मंदिर किसका बनवाया? खुद को वो क्या मानते थे? चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया, जो वर्तमान में किसका है? कौन सी धातु के सिक्के चलाए? वो कितने ग्रेन का सिक्का है? मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया? किसको हटा के आया? किसको बना के आया? सीवी वैद्य उसकी तुलना किससे करता है? चार्ल्स मार्टेल कहां का था? पाकिस्तान के कौन से शहर का नामकरण किया? उसकी उपाधियां क्या क्या थी? राजगुरु और चक्रु। इतना ही बड़ा। चलो, जैसे बुढ़ापा यान बापा रावल को लगा कि बस अब ये दुनिया ये महफिल काम की, वो सन्यासी बन जाता है और अपने बेटे को राजा बना देता है। बेटे का नाम था खुमान। क्या नाम था? लिखो। अपने अंतिम दिनों में, बापा रावल में लिखना, अपने अंतिम दिनों में इन हिज लास्ट डेज, अपने अंतिम दिनों में इन हिज लास्ट डेज, अपने अंतिम दिनों में इन हिज लास्ट डेज, यह सन्यासी बन गया था। ही बिकेम ए सेंट। यह सन्यासी बन गया था। ही बिकेम ए सेंट। यह सन्यासी बन गया था। ही बिकेम ए सेंट। तथा अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था। एंड क्रोनेटेड हिज सन खुमान। तथा अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज सन खुमान। तथा अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज सन खुमान। कितने सारे एग्जाम्पल अपने पास। अजय राज सन्यासी बना और अपने बेटे अरुणराज को राजा बना दिया। तात सन्यासी बना और अपने छोटे भाई भोज को राजा बना दिया। बापा रावल सन्यासी बना और अपने बेटे खुमान को। भारतीय संस्कृति मानती थी कि बस जितना प्राप्त करना था उतना प्राप्त, अब समय आता है जब आपको सब कुछ ही छोड़ देना था। इसलिए हमारे प्राचीन विचारक, प्राचीन ऋषियों ने कहा कि मनुष्य का जीवन यदि 100 साल का होता है, कितने साल का होता है? यदि मनुष्य के जीवन को 100 साल का माना जाए तो उसके जीवन को 4 भागों में बांट दिया जाए। कितने भागों में? 4 भागों में बांट दिया जाए। वो 25 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करे। क्या ग्रहण करे? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या ग्रहण करे? इसका मतलब पढ़ना जरूरी था।
इसका मतलब पढ़ना, पढ़े, वो पढ़ेगा तो आगे कुछ कर पाएगा जिंदगी के अंदर, वरना नहीं कर पाएगा। और पढ़ाई वाले में ब्रह्मचर्य आश्रम में भी कहा गया कि उसमें कठोर जिंदगी जिए। कैसी जिंदगी? उसमें ज्यादा विलासिता उसके जीवन में होनी नहीं चाहिए, ज्यादा लग्जरी उसके जीवन में होनी नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया घर से दूर रहे, हॉस्टल। तो आप कठोर जिंदगी जी रहे हो, मत चिंता कीजिए। आप भारतीय संस्कृति को पूरा फॉलो करते हो। पीजी वाली जीवन कठोर जीवन ही है ना? कठोर जीवन जिए। अच्छा, उसके अंदर था कि गुरुकुल के अंदर गुरु के पास ही रहे, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करे और खाने के लिए भिक्षा मांगे। खाने के लिए थोड़ा सा है, आप भिक्षा नहीं मांग रहे, आपको मिल रहा है वहां पर। अच्छा, ये जरूरी था, ये इसलिए जरूर भिक्षाटन करते, गुरुकुल के विद्यार्थियों को भेजते कि भाई गांव से लेके आओ, अनाज लेके आओ, खाना लेके आओ। ये इसलिए था कि बंदे का ईगो शांत रहे। होता क्या है, एक राजा का बेटा गुरुकुल के अंदर पढ़ता है और उसे कहा गया कि तुम भिक्षा मांग के लाओ, तो पहला ईगो तो वहीं मर गया। अब राजा के बेटे हो, फिर आपको लटकाया गया एक थैला और कि जा अनाज मांग के ला, ईगो तो वैसे ही मर गया ना आपका। फिर आप एक घर पे गए, वहां पे जाके आपने आवाज लगाई कि भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दीजिए, मैं गुरुकुल का विद्यार्थी हूं। अंदर जो भी गृह स्वामिनी थी, जो भी महिला थी, वो कोई काम कर रही होगी अपना, उसने कहा कि इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आकर देती हूँ। आप वहां पे खड़े हैं कुछ देर, फिर ईगो मरता है आपका, आपके जीवन में धैर्य आता है। थोड़ी देर बाद हो सकता है आपको लगे कि यार, उसको लगे कि यार अंदर वाली महिला क्या पता भूल गई हो, आपने वापस आवाज लगाई कि माते भिक्षाम देही। अंदर वाली परेशान हो रखी थी, उसने कहा रुका नहीं जाता क्या, भिक्षाम दे भिक्षाम दे। आपका ईगो और मरता है ना? ये इसलिए सिखाया गया कि आप यदि विद्यार्थी जीवन से इन चीजों को सीख जाओगे तो आप आगे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आएगी, उन समस्याओं का पालन करना सीखोगे, वो समस्याओं से निजात पाना सीखोगे। जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं आएगी, उनका हल कैसे निकालना ये सीखोगे। जीवन में धैर्य रखना होता है, ये सीखोगे। इसलिए उस 25 साल की उम्र में शिक्षा का मतलब केवल किताबी पढ़ाई नहीं था, उसमें वास्तव में आपके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ करता था। 25 साल के वे, अब आपकी शिक्षा पूरी हुई, अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। मतलब गृहस्थ आश्रम में तभी प्रवेश कीजिए जब शिक्षा पूरी हो जाए, ताकि कमा के खा सको। वरना यदि आप गृहस्थ आश्रम में चले गए और खुद के कमाने के फोड़े हैं, तो घर वालों को क्या खिलाओगे? और फिर सबसे अच्छा आश्रम बताया गया गृहस्थ आश्रम, इसलिए गृहस्थ आश्रम के अंदर घर का, परिवार का, सबका ध्यान रखे। जितना कमा सकते हो उतना कमाइए घर परिवार वालों के लिए। 50 साल की उम्र तक होते होते आपकी अगली पीढ़ी तैयार हो जाएगी। जब तो आप 50 के हो, आपकी अगली पीढ़ी गृहस्थ आश्रम में आने जा रही है, इसलिए छोड़ दीजिए, अगली पीढ़ी के हाथ में सत्ता दीजिए, नवीन कौंपलों का स्वागत कीजिए, अब वो संभाल लेंगे। अब परिवार पर जितना ध्यान देना था दे दिया, घर पर जितना ध्यान देना था वो दे दिया, अब समाज पर ध्यान दीजिए। 50 साल का होने के बाद आदमी से उम्मीद की जाती कि वो घर गृहस्थी छोड़े और समाज का ध्यान रखे। मसलन वो देखे कि गांव वाली स्कूल में पढ़ाई ढंग से होती है कि नहीं होती है, वो देखे कि ओरण के अंदर जो पेड़ पौधे खड़े हैं वो सही खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, वो देखे कि गांव में पानी की व्यवस्था ढंग से होती है कि नहीं होती है। वो गांव की तरफ ध्यान लगाए, समाज की तरफ ध्यान लगाए। घर परिवार अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दे, उसके बेटे अब कमाऊ हो चुके हैं, वो कर लेंगे। ये काम वो 75 वर्ष की उम्र तक करे। यदि 75 वर्ष की उम्र तक, पहली बात तो मर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जिएगा वो। पर यदि 75 के बाद भी वो जिंदा रह जाता है तो अब घर परिवार छोड़ दे, अब संन्यास धारण करे, अब मोह माया त्यागे। मोह माया के लिए तो यहां तक कहा गया कि सन्यासी एक जगह पर 3 दिन तक लगातार नहीं रुकेगा, क्योंकि यदि एक जगह पे 3 दिन तक रुके तो क्या पता जगह से ही प्रेम हो जाए, तुम्हें लगा यार ये जगह अच्छी है। नहीं, तुम्हारे जीवन में प्रेम और मोह माया के कोई स्थान नहीं होने चाहिए। अब तुम घूमिए, क्योंकि तुमने 75 वर्ष की जिंदगी में अलग अलग रूप देखे। तुम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे हो, तुम गृहस्थ में रहे हो, तुम वानप्रस्थ के अंदर रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास अनुभव है, भयंकर वाला एक्सपीरियंस है। इसलिए लोगों में अनुभव बांटिए। इसलिए पहले जब सन्यासी आया करते, लोग उनसे मिलने जाते, क्योंकि मानते कि सन्यासी के पास में जीवन भर का संचित धन है अपने आप के अंदर, वो अनुभव है उसके पास में, वो अनुभव हमें मिलेगा। इसलिए सन्यासियों से लोग मिला करते। ये नहीं भाई आपके जी में आई तब आप यू सन्यासी हो गए, भगवान धारण कर लिए ना, आपने सब कुछ जिया है उसके बाद में आप सन्यासी बने हो। उस उम्र में आप घूमते रहिए, घर परिवार सब छोड़ दीजिए, आप घूमते घूमते आप कब क्या मर जाएंगे कुछ ही नहीं पता। तो जीवन के प्रति जो आकर्षण थे वो धीरे धीरे समाप्त किए जाते। पहले आप जीवन के लिए तैयार होइए, फिर जीवन में जो कुछ आकर्षण है उनका आनंद लीजिए, उसके बाद उस आकर्षण को धीरे धीरे छोड़िए। अचानक किसी का आ जाए तो संन्यास धारण कर तो नहीं हो पाएगा, पहले घर छोड़, उसके बाद समाज छोड़। तो पूरी एक व्यवस्था धारण की गई। इसके अंदर फिर आदमी इस प्रकार से तैयार होता है तो वो छोड़ देता है, वो कह देता है भाई ठीक है, जितना राज करना था उतना कर लिया। हालांकि हम कह सकते हैं कि सर छोड़ा तो उसने अपने बेटे के लिए, वे खुद छोड़ दिया और अपने बेटे को क्या बना दिया, राजा। अपने नेताओं से तो बेटे के लिए भी टिकट नहीं मांगी जाती, खुद मरते हैं तब तक खुद ही मांगते हैं कि भाई अपने नेता इस बात को भी सोच ले
कि भाई जितना लेना था ले लिया, अब कम से कम बेटा आगे करे। उनको ना मैं ही करूं, मेरे मरने के बाद देख लेगा बेटा करेगा आगे नहीं करेगा। तो ये अब वो क्या उस प्रकार से समाज में मेच्योरिटी आ नहीं पाती। अब हम अलग अलग प्रकार से मेच्योर हो रहे होते हैं, तो बाद में अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं, अलग अलग प्रकार के लोगों के सोचने की क्षमता है। वरना देखते हैं कि यार एक चक्रवर्ती राजा जिसने सब कुछ जीत लिया हो, और एक दिन उसको ऐसे लगता है कि बस समाप्त, अब अपने को कुछ ही नहीं चाहिए, अब अपने सन्यासी बनेंगे। और बापा रावल के बारे में तो वैसी कहानियां है कि बापा रावल सन्यास धारण करके ईरान की तरफ चला गया था, खुरासान की तरफ उधर चला गया, कि वापस भी इधर नहीं लौट गया था। खूब सारी उसके बारे में कहानियां है, पर कोई मिला ये पक्का है कि उसने सन्यास धारण किया था और अपने बेटे को राजा बना दिया। बेटा कौन था? अगला राजा लिखो। अल्लट। अल्लट था तो घर का नाम रहा होगा आलू। राजा को रावल बोलते इसलिए नाम हो गया आलू रावल। क्या नाम हो गया? लिख लो, अन्य नाम आलू रावल। छोटा था तब आलू कहते होंगे, बड़ा हो गया था पूछा रावल कौन बन गया, आलू रावल बन गया, आलू रावल बन गया, आलू रावल बन गया, तो नाम ही क्या हो गया? आलू रावल। क्या नाम हो गया? अल्लट की जानकारी अपने को दो जगह से मिलती है। एक उदयपुर से एक अभिलेख मिला है सारणेश्वर मंदिर से। कौन से मंदिर से? तो एक तो जानकारी वहां से मिलती है, उसको बोलते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? 953 ईस्वी की। कब की है? तो एक तो इसकी जानकारी यहां से मिलती है। एक कल हम एक राजा का नाम पढ़ रहे थे, शक्ति कुमार नाम पढ़ा था। शक्ति कुमार का एक अभिलेख मिला अपने को, आठपुर अभिलेख। कौन सा मिला है? और जब हमने सभ्यतान पढ़ी तब हमने पढ़ा था कि आहड़ के पुराने नाम थे आठपुर, आघाटपुर, आठपुर पढ़े थे। तो आठपुर अभिलेख मिला 977 ईस्वी का। कब का है? किसका अभिलेख है? किसका? शक्ति कुमार। इन दो जगह से जानकारी मिली है। सारणेश्वर प्रशस्ति, सारणेश्वर मंदिर है, आठपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार। उदयपुर के अंदर मंदिर पड़ता है। सारणेश्वर मंदिर कहां पे? उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर के सारणेश्वर मंदिर जो कि कब का है? 953 का। किसकी जानकारी देता है? अल्लट। शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख कई सारे राजाओं की जानकारी देता है। थोड़ी जानकारी किसकी आगे? अपने अल्लट। क्या क्या जानकारी मिलती है वो पढ़ लेते। पहले लिखो, लिखो, अल्लट की जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती है। अल्लट की जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती है। इंफॉर्मेशन अबाउट अल्लट। अल्लट की जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती है। इंफॉर्मेशन अबाउट अल्लट वाज गिवन बाय फॉलोइंग सोर्सेज। वाज गिवन बाय फॉलोइंग सोर्सेज। दोनों के नाम लिख लो। एक लिख लो सारणेश्वर प्रशस्ति, एक शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। सारणेश्वर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार, सॉरी आठपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार, और सारणेश्वर प्रशस्ति। शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख, आठपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार और सारणेश्वर प्रशस्ति। एक एक का पोस्टमार्टम करे, हेडिंग डालो सारणेश्वर प्रशस्ति कि क्या क्या जानकारी अपने को पता चले। तो सारणेश्वर प्रशस्ति मिलती तो अपने को उदयपुर के सारणेश्वर मंदिर से। कहां से मिलती है? उदयपुर में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है? सारणेश्वर, वहां से मिलती है। पर उसको पढ़ते हैं तभी लगता है कि नहीं यार यहां लगी नहीं थी, ये लगी हुई थी आहड़ में। कहां पे लगी हुई थी? आहड़ में एक मंदिर था, वराह मंदिर। कौन सा मंदिर? ये आहड़ के वराह मंदिर में लगी हुई थी। फिर आहड़ का वराह मंदिर टूट गया तो पत्थर इधर उधर हो गए, तो लोग वो पत्थर उठा के ले गए, और बाद में जब सारणेश्वर वाला मंदिर बना तो वो पत्थर सारणेश्वर में लगा दिए, तो इसके साथ वो पत्थर भी आ गया जिस पर अभिलेख लगा हुआ था। तो अपने को मिलता सारणेश्वर से, इसलिए अपने कहते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति। जबकि है कहां की वास्तव में? वो आहड़ की। कहां की? आहड़ के भी कौन से मंदिर की? लिखो, दोनों तीनों बातें लिखते लिखो। यह प्रशस्ति उदयपुर के सारणेश्वर मंदिर से प्राप्त होती है। दिस यूलोजी is collected from Saraneshwar temple of Udaipur. यह प्रशस्ति
उदयपुर के सारणेश्वर मंदिर से प्राप्त होती है। दिस यूलोजी इज कलेक्टेड फ्रॉम सारणेश्वर टेम्पल ऑफ उदयपुर। देखो, पहले यह आहड़ के वराह मंदिर में लगाई गई थी। अर्लियर इट वॉज इंस्टॉल्ड इन वराह टेम्पल ऑफ आहड़। पहले यह आहड़ के वराह मंदिर में लगाई गई थी। अर्लियर इट वॉज इंस्टॉल्ड इन वराह टेम्पल ऑफ आहड़। अब ये पत्थर इधर से उधर हो जाते जी। पहले यह आहड़ के वराह मंदिर में लगाई गई थी। जैसे कल मैंने एक बाउक प्रशस्ति बताई थी आपको तो हमने पढ़ा था कि बाउक प्रशस्ति मंडोर के विष्णु मंदिर में लगाई गई थी, पढ़ा था। फिर विष्णु मंदिर टूट गया तो उसके पत्थर इधर उधर हो गए। तो बाद में जब जोधपुर बचाया तो जोधपुर का परकोटा बनाया तो वो पत्थर परकोटे में लगा दिया। तो मिली जोधपुर के परकोटे से थी। अब परकोटे में मिली तो लोगों को लगा यार परकोटे के टाइम का अभिलेख होगा। पढ़ा तब पता चला कि ना यार, इसमें तो परकोटे का जिक्र ही नहीं है, इसके टाइम में तो परकोटा था ही नहीं। तो ये किसके बारे में बता रही है? तो प्रतिहारों के बारे में बता रही है। अंतिम राजा कौन सा? बाउक है। इसका मतलब कौन से राजा के टाइम में लगाई गई है? बाउक के टाइम। बाउक कहां का राजा था? मंडोर का। फिर उसमें लिखा हुआ कि मंडोर के विष्णु मंदिर, तो पता चला तो मंडोर के विष्णु मंदिर की थी, टूट गया, इसलिए बाद में वो पत्थर इधर उधर हो गया। इधर उधर बात ला के किसी ने जोधपुर के परकोटे में लगा दिया। ठीक यही आहड़ के वराह मंदिर की प्रशस्ति है। वराह मंदिर टूट गया, पत्थर इधर उधर हो गए, तो किसी ने लाके उदयपुर के सारणेश्वर मंदिर में लगा दिया। लिख लो, नीचे लिखो। इस प्रशस्ति से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। दिस यूलोजी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस प्रशस्ति से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। दिस यूलोजी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डैश लगा दो, जैसे जैसे करके डैश लगा दो, फिर नीचे लिखेंगे क्या क्या। एक दो तीन चार नंबर लगा के, आप पॉइंट डॉट लगा के जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लेना। एक तो यही है कि इनकी राजधानी नागदा हुआ करती, पर आहड़ को अल्लट ने दूसरे केंद्र के रूप में विकसित किया, मतलब दूसरी राजधानी बनाई। हम पढ़ते हैं सभ्यता पढ़ते तभी हम पढ़ते हैं आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ कैसा केंद्र था? लगा नागदा तो ठीक है, लेकिन व्यापार वाणिज्य कहां से होता है? आहड़। इसलिए उसको भी डेवलप किया जाए। तो आहड़ को यदि डेवलप करता अपने सेकंड सेंटर के रूप में, तो वो कौन था? अल्लट। एक नंबर लगा के लिखो। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट मेड आहड़ एज सेकंड कैपिटल। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट मेड आहड़ एज सेकंड कैपिटल। आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट मेड आहड़ एज सेकंड कैपिटल। फिर दूसरा लिखो, दूसरी जानकारी लिखो। मतलब आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह टेम्पल वॉज बिल्ट एट आहड़। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अब मंदिर इन बनवाएंगे तो पैसे लगेंगे, तो पैसे राजा के पास कहां से आते थे? टैक्स। तो इसमें बताया हुआ है कहां कहां से कितना कितना टैक्स लिया करते। लिख लो, कर व्यवस्था। तीसरा लिख लो, टैक्सेशन सिस्टम, कर व्यवस्था। अच्छा, जब राजधानी बनेगी तो अधिकारी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? टैक्स लाने के लिए भी अधिकारी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? तो यहां पे अधिकारियों के नाम है, किसके नाम है? लिख लो, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी, या प्रशासनिक व्यवस्था इतना लिख लो, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पबेड़ हो गई आपके? यदि पबेड़ किसी बेच में हुई तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी, नौकरशाही, पढ़ा होगा। तो यहाँ वो प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें नौकरशाही टाइप। भाई नौकरशाही का एग्जैक्टली इंग्लिश का शब्द होता है ब्यूरोक्रेसी। क्या होता है? ब्यूरो, जिसका मतलब है मेज का शासन। क्या मतलब होता है? मेज पे बैठ के आप शासन करते हो, इसलिए कैसी हो गई वो? मेज का शासन। ब्यूरो मतलब मेज, क्रेसी मतलब शासन। मेज पे बैठ के शासन किया जाए, इसलिए क्या बोलने लगे उसको? ब्यूरोक्रेसी। तो जैसे आप जब आरएस बनोगे तो आप नरेगा पे ज्वाइन करोगे या मेज पे बैठ के साइन करोगे? तो आप ब्यूरोक्रेट होंगे। आप क्या बनोगे? आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? ब्यूरो। ब्यूरो मतलब मेज, क्रेसी मतलब शासन। ऐसे कैसे? डेमो, डेमो का मतलब था जनता। डेमो का मतलब, क्रेसी मतलब, डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन। ऐसे एरिस्टो, एरिस्टो का मतलब होता है कुलीन। एरिस्टो का मतलब कुलीन, क्रेसी मतलब शासन।
कुलीनों का शासन हो, एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं उसको? एरिस्टोक्रेसी। एक आदमी राज करे, एक आदमी को बोलते हैं ऑटो, ऑटो मोड में चली गई हो, ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। आई बात समझ में? तो वैसे आप प्रशासनिक व्यवस्था का दो या कह दो नौकरशाही, लिख लो कोष्टक में नौकरशाही। इसी चौथे पॉइंट कोष्टक में लिख लो नौकरशाही, इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। तो सारनाथ प्रशस्ति हमें बताती है कि दूसरी राजधानी कौन सी थी? आहड़। वहां किसका मंदिर था? वराह का। और किसकी जानकारी? करों की। और किसकी? प्रशासनिक अधिकारियों की या नौकरशाहों। अब वो अधिकारी कौन कौन थे चौथे के अंदर ही नीचे लिखेंगे आपने। चौथा पॉइंट आपने लिखा नौकरशाही या प्रशासनिक व्यवस्था, जो भी लिखा होगा आपने उसी में नीचे लिख लो कौन कौन से अधिकारियों की जानकारी है। मैं अगर अधिकारी लिख रहा हूं, आगे वाली जगह खाली रखना ताकि लिखेंगे वो होते कौन कौन है। पहला लिखो अमात्य, संधि विग्रहक, अक्सपटलिक, बिस्काधीराज, और बंदीपति, वंदीपति, वंदीपति। कौन कौन है नाम बताओ दो एक बार। अमात्य, संधि विग्रहक, अक्सपटलिक, भिस्काधीराज और वंदीपति। पहला कौन सा है? अमात्य का मतलब होता है मंत्रियों का प्रमुख। जितने मंत्री होते उनमें सबसे प्रमुख जो मंत्री होता है उसको क्या बोलते हैं? अमात्य। आप आज के हिसाब से कह दो मुख्यमंत्री, है ना। आप प्रधानमंत्री, भाई प्रधानमंत्री क्या है? सारे मंत्रियों का प्रधान। मुख्यमंत्री क्या है? सारे मंत्रियों का मुख्य। वैसे उस समय क्या होता है? अहमद। आज कोई पूछे मुख्यमंत्री काम क्या होता है, वास्तव में मुख्यमंत्री काम होता है कि बाकी सारे मंत्रियों पे कंट्रोल करे। उसके पास और कोई डिपार्टमेंट नहीं हो, बाकी सारे मंत्रियों पे क्या करे? कंट्रोल। इसलिए केजरीवाल ने अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा था, ताकि अपने कहीं साइन ही नहीं करने पड़े, ताकि किसी घोटाले में नाम ही नहीं आए। इसलिए बाकी सब मंत्रियों के साइन है, केजरीवाल के साइन नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही नहीं उसके पास। उसने ऐसा, मुख्यमंत्री का काम यही होता है, वो बाकियों को कंट्रोल करता है। मैं कर लूंगा, कंट्रोल करने आते हैं मेरे को, जो जो करना है वो कर लूंगा मेरे हिसाब से। तो मुख्यमंत्री कह दो या प्रधानमंत्री कह दो, सारे। पर राजा, राजा के अंडर में खूब सारे मंत्री। अब इन मंत्रियों को कंट्रोल कौन करेगा? तो वो कौन करता था? अमात्य। कौन करता? लिख लो आगे, अमात्य का आगे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, जो अच्छा लगे वो लिख लो। चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, कुल मिला के मंत्रियों का प्रधान है जी। दूसरा कौन सा आगे? संधि विग्रह। देखो दो शब्द है, संधि और विग्रह। क्या दो शब्द है? संधि का मतलब होता है जोड़ना, विग्रह का मतलब तोड़ना। जो जोड़ तोड़ करे, जो युद्ध एवं शांति का मंत्री। किसका मंत्री? मतलब जोड़ना मतलब शांति, तोड़ना मतलब युद्ध। तो युद्ध और शांति का जो मंत्री होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि विग्रह। जो ये डिसीजन लेगा किससे लड़ना है और किससे लड़ना नहीं, लिख लो। युद्ध एवं शांति का मंत्री, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। युद्ध एवं शांति का मंत्री, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। अगला कौन सा है? अक्सपटलिक। कौन सा है? जो ये ध्यान रखे कितनी इनकम हुई और कितना एक्सपेंडिचर हो गया। आय व्यय का अधिकारी, अकाउंटेंट। अकाउंट मेंटेन जो करता था राजा का, उसको क्या बोलते थे? अक्सपटलिक। भाई कर की बात है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक ऊपर वाली जानकारी कर व्यवस्था, तो करों में तो कितना आया कितना गया ये भी तो ध्यान रखना ना। तो लिख लो आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटेंट। आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटेंट। आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटेंट। अगला क्या लिखा हुआ है? भिस्काधीराज। क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड होता है भेषज। क्या होता है? इसका मतलब होता है दवाई। भेषज का मतलब क्या होता है? जो राजा की दवाइयां लाए,
विस्काधीराज मतलब राजवैद्य, लिख लो, राजवैद्य, रॉयल डॉक्टर, राजवैद्य, राजा का जो इलाज करे, विस्काधीराज। इस बार आप किसी डॉक्टर साहब के पास जाओ, डॉक्टर साहब को जाकर ना कहे विस्काधीराज, क्योंकि जब आप उसको विस्काधीराज कहोगे इसका मतलब आप राजा हो। खुद को राजा तभी बता पाओगे जब उसको क्या कहोगे, डॉक्टर साहब के क्या कहा, बस मैं समझ गया, आप तो दवाइयां दे दो जो है। लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, वंदीपति। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वंदीपति। पति का मतलब स्वामी, स्वामी का मतलब राजा। वह जो राजा की वंदना करे, वह जो राजा की, इसका मतलब जब राजा दरबार में है तब गए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महाराजा धीराज रावल महारावल फलान जी महाराज पधार रहे। वो जो राजा की प्रशंसा करता है उसको क्या बोला करते, जो राजा की वंदना करता है, राजा की स्तुति करता है, राजा की प्रशंसा करता है, लिख लो, राजा की प्रशंसा करने वाला। हु प्रेज किंग्स, यू प्रेज किंग, राजा की प्रशंसा करने वाला, हु प्रेज किंग। तो इन सब अधिकारियों के नाम हमें कौन सी प्रशस्ति से पता चलते हैं, कौन सी, सारणेश्वर। उसमें अमात्य, अमात्य मतलब कौन होता है, सारे मंत्रियों को कंट्रोल करने वाला, जो युद्ध एवं शांति की बात करे, जो इनकम एक्सपेंडिचर का ध्यान रखे, जो राजा की दवाइयां लाए, जो राजा की स्तुति करे, बंदी बरी। और ये प्रशस्ति किसकी जानकारी देती है, करों की, और किसकी देती है, आहड़ के वराह मंदिर की। और ये सब भाई आहड़ में वराह मंदिर बन रहा है, आहड़ में कर लिया जा रहा है, आहड़ में बड़े बड़े अधिकारी बैठे, इसका मतलब आहड़ राजधानी है, इसका मतलब आहड़ राजधानी। तो अपने आप ही हमें पता चलता है कि आहड़ एक कैसी राजधानी के रूप में डेवलप हुई है, दूसरी। इसका मतलब पहली राजधानी तो कौन सी, नागदा, और दूसरी राजधानी के रूप में क्या डेवलप किया जा रहा है, आहड़। क्या डेवलप किया जा रहा है, आहड़। अब आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, तो वराह मंदिर में अभिलेख लगवा दिया, वराह मंदिर टूट गया तो पत्थर इधर उधर हो गए, ले जाके किसी ने उदयपुर के सारणेश्वर में लगा दिया। हमें कहां से मिला, सारणेश्वर, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पल्ले पड़ गई बात सारी। लाइन चेंज करके लिखो, दूसरे वाला हेडिंग डालो, शक्ति कुमार का 8पुर अभिलेख, 8पुर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार। शक्ति कुमार का 8पुर अभिलेख, अभी तो लिखा है पीछे, शक्ति कुमार का 8पुर अभिलेख। 8पुर मतलब आहड़, शक्ति कुमार का 8पुर अभिलेख, 8पुर इंस्क्रिप्शन ऑफ आहड़। डैश लगा दो, नीचे 1-2 पॉइंट लगा के अपने क्या क्या जानकारी सीधा लिख लेते। इसमें एक तो अल्लट की मम्मी का नाम पता चलता है, अल्लट की मम्मी का नाम है महालक्ष्मी राठौड़। क्या नाम था, क्या नाम था, लिख लो, अल्लट की माता, 1 नंबर लगा के लिखो, अल्लट की माता महालक्ष्मी राठौड़ थी। महालक्ष्मी राठौड़ वाज मदर ऑफ अल्लट, अल्लट की माता महालक्ष्मी राठौड़ थी। अल्लट की माता महालक्ष्मी राठौड़ थी। अच्छा, किसका अभिलेख के जानकर देता है, शक्ति कुमार। इसका मतलब शक्ति कुमार अल्लट के बाद में हुआ, तभी तो अल्लट की जानकारी शक्ति कुमार के अभिलेख से मिलेगी। तो अल्लट के बाद में कोई राजा हुआ, उस राजा का नाम क्या है, शक्ति कुमार। वो अपने पहले वालों की जानकारी दे रहा है, तो पहले वालों में कह रहा है कि अल्लट की जो मम्मी थी उनका नाम क्या था, महालक्ष्मी, क्या नाम था। इसलिए शक्ति कुमार पर जब हमला होता है तो धवल राठौड़ उसकी सहायता करता है। शक्ति कुमार पर जब मुंज परमार ने हमला किया तो उसकी सहायता किसने की थी, ये धवल राठौड़ की बहन या भुआ लगती है। धवल राठौड़ की बहन या भुआ की शादी मेवाड़ वालों में हो रखी है, इसलिए मेवाड़ वालों पर संकट आता, धवल राठौड़ उनकी सहायता करने के लिए आता। कल पढ़ा था धवल राठौड़ का अस्थिकुंडी अभिलेख। उस धवल राठौड़ की या तो बहन रही होगी या भुआ रही होगी, वो कौन रही होगी, महालक्ष्मी राठौड़, जो किसकी मम्मी रही होगी, अल्लट। किसकी मम्मी, अल्लट। एक इसमें अल्लट की एक रानी का नाम पता चलता है, उसकी एक हूण रानी है जिसका नाम है हरिया देवी। हूण रानी का नाम क्या है, और उसने एक गांव बसाया यहीं पर उदयपुर में, हर्षपुर। कौन सा गांव बसाया, किसने, हरिया देवी कौन से वंश की है, लिखो, अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने, अल्लट हूण क्वीन हरिया देवी, अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने, अल्लट हूण क्वीन हरिया देवी, अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की। फाउंडेड विलेज नेम्ड हर्षपुर, हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की। फाउंडेड विलेज नेम्ड हर्षपुर, हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की। फाउंडेड विलेज नेम्ड हर्षपुर।
अच्छा, ये और बड़ी गजब जानकारी थी कि हूण भारत के थे नहीं, हूण भारत में बाहर से आए थे, हूण मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? इसका मतलब मध्य एशिया से एक जाति आई है और वो भारत के राजाओं में शादी ब्याह करने लगे, इसका मतलब यहां बस गई। हम ये नॉर्मली हम पढ़ते हैं हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, पर उनके शादी ब्याह हो रहे हैं, इसका मतलब यहां पर बस गए। बस गए वो एक बात ये, दूसरी बात ये कि भारत के राजाओं ने उनको अपना मान लिया। शादी ब्याह तो हम उनमें ही करते हैं जो अपने होते हैं, दूसरों में तो करने से। तुम्हारे पंखा बीच में आ रहा है, यहाँ कहाँ विदेशी संबंध स्थापित हो रहे हैं, है कहाँ राजा रानियों के ब्याह चल रहे हैं, तेरे पंखा अड़ा हुआ है बीच में, पंखा बंद करो रे इसका। चलो तो हूण एक भारत में बाहर से आई हुई जाति है और वो यहाँ पर बस गए और अपने राजाओं ने उनको अपना मान दिया, इसलिए एक हूण राजा से, एक हूण राजकुमारी से अपना यहाँ का राजा शादी कर रहा है। राजा शादी कौन कर रहा है? अल्लट। एक हूण राजकुमारी, उसका नाम क्या है? अरियत। और सुनो, हूण जो थे वो भगवान शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? इसलिए हूण जब हमला भी करने जाते तो जोर जोर से नारे लगाते, हर हर। ये नारा भारत में लाए हूण थे, हर हर महादेव का नारा हूणों का लाया हुआ है। हूण भगवान शिव के इतने बड़े भक्त हुए कि हूणों ने बौद्धों के मंदिर तोड़े हैं, शिव जी के बनाए। हूण जहां जहां गए उनकी बौद्धों से कभी नहीं बनी। बौद्धों के देखे हम पढ़ते हैं कि हूण राजा मिहिर कुल ने बेराठ में बौद्ध मठों को तोड़ दिया था, ऐसा हमें हवेनसांग बताता है। और इधर उन्होंने शिव जी के खूब सारे मंदिर बनवाए थे। तो हूण किसके भक्त है? किसके भक्त है? शिव जी। तो हरिया देवी हूण राजकुमारी तो किसकी भक्त है? शिव जी। मेवाड़ वाले कल हम पढ़ ही रहे थे, खुद को कहते हैं हम एकलिंग जी के दीवान। किसके दीवान है? एकलिंग। इसका मतलब मेवाड़ वाले भी किसके भक्त हैं? शिव जी। अल्लट भी शिव जी का भक्त, हरिया देवी भी शिव जी के। तो अल्लट ने कहा होगा हरिया देवी से क्यों ना मिलके भक्ति करें। तो अल्लट ने किससे शादी की? हरिया देवी से। हरिया देवी ने कौन सा गांव बसाया? हर्ष का मतलब शिव जी, हर्ष का मतलब वो शिवपुर बसा रही है ना। हर्ष, हर्ष भगवान शिव को हर्ष कहा जाता है, तो उसने हर्षपुर नाम के गांव की स्थापना की। मुझे तो यह भी लगता है कि हरिया देवी का नाम भी हर्षिता ही रहा होगा। अपने वालों ने अल्लट को आलू किया, हर्षिता को हरिया देवी किया ही होगा बाद में। तो हर्षिता का हर्षपुर रहा होगा उस समय, भगवान शिव के नाम पर ये सारे के सारे नाम। तो दो जानकारी मिलती है शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख से। एक तो अल्लट की माता का नाम क्या था? महालक्ष्मी राठौड़। एक उसकी हूण रानी है, हूण रानी का नाम क्या है? हरिया देवी, जिसने गांव बसाया। गांव कौन सा? अगला राजा लिखो। जयत्री सिंह। अगला राजा कौन है? जयत्र सिंह। जयत्र सिंह बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ। जयत्र सिंह के टाइम में इनकी राजधानी नागदा है, पर इनके दो मुख्य केंद्र और है। भाई इनकी भले ही राजधानी नागदा रही हो, पर बापा रावल ने कहां पर कब्जा किया था? चित्तौड़। और अल्लट ने दूसरी राजधानी किसको बनाई थी? आहड़। किसको बनाई? आहड़। पर अब दोनों तरफ से, मेवाड़ के एक साइड में लगता है मालवा, मेवाड़ के एक साइड में लगता है गुजरात। मालवा में बैठे हैं परमार, गुजरात के अंदर बैठे हैं चालुक्य। गुजरात में कौन बैठे हैं? चालुक्य। चित्तौड़ पे कब्जा बैठ गए परमार। चित्तौड़ पे किसने कब्जा कर लिया? परमार। आहड़ पे कब्जा कर लिया चालुक्य ने। अल्लट के बीच के, अल्लट के बाद में जयत्र सिंह के बीच में कुछ समय तक कमजोर राजा है। कमजोर राजा है तो चित्तौड़ पे कब्जा कौन कर गए? परमार। आहड़ पे कौन कर गए? चल, हम खुद ही पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा शक्ति कुमार के टाइम में मुंज परमार ने आक्रमण किया, आहड़ को नष्ट किया, चित्तौड़ पे कब्जा किया। पढ़ा? इसका मतलब दोनों इनके हाथ से निकले और बाद में इधर आहड़ पे कब्जा भी कर गए, उधर से चालुक्य। जयत्र सिंह दोनों को जीतता है। परमारों को हराकर क्या जीतता है? चित्तौड़। चालुक्यों को हराकर क्या जीतता है? कुल मिलाकर अपनी पूरी बाउंड्री इसने क्या की? सिक्योर की। लिख लो, इसने परमारों को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। He defeated परमार्स एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। इसने परमारों को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। He defeated परमार्स एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। परमारों को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। लाइन चेंज करके लिखो। इसने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया। He got liberated आहड़ फ्रॉम चालुक्याज। इसने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया। He got liberated आहड़ फ्रॉम चालुक्याज। इसने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया। He got liberated आहड़ फ्रॉम चालुक्याज। तो चित्तौड़ के पड़ोस में दो मजबूत रियासतें, एक तो मालवा और एक कौन सी? गुजरात। मालवा में बैठे परमार, गुजरात में बैठते हैं चालुक्य।
परमारों के कब्जे में चित्तौड़, चालुक्यों के कब्जे में आहड़, पर इसने परमारों को हरा के जीता चित्तौड़ और चालुक्यों को हरा के क्या जीता। पर इन दिनों एक नया सेंटर और डेवलप हुआ था, दिल्ली। कौन सा हुआ था? और दिल्ली में आके बैठे थे तुर्क। दिल्ली में आके कौन बैठे? तुर्कों का पहला जो दिल्ली में उधर राजा बनता वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? उसके मरने के बाद वहां एक बड़ा राजा आया हुआ बैठा है, इल्तुतमिश। कौन है? तुर्क भी चाहेंगे कि अपने साम्राज्य का क्या किया जाए, विस्तार, और साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो राजस्थान में उस समय सबसे बड़ा अड्डा था, वो था चित्तौड़। कौन सा था? क्योंकि राजस्थान में बड़ा अड्डा था अजमेर पहले। कौन सा था? पर अजमेर को तुर्क कब्जे में ले चुके थे। 1192 के त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद में तुर्क यहां पर अजमेर में आके बैठ गए। हरिराज ने थोड़ी बहुत बगावत की, तो हरिराज को हराने के बाद तो पूरी तरीके से अजमेर बैठे थे। इसलिए अजमेर के पतन के बाद, अजमेर जब 1192 में डिक्लाइन कर गया, तो अब राजस्थान की मुख्य शक्ति कोई है तो वो है गोहिल। कौन है? 1192 तक राजस्थान की मुख्य शक्ति कौन है? चौहान। 1192 के बाद राजस्थान में कोई उभर रहा है तो वो कौन है? इधर गोहिल उभर रहा है। और गोहिलों का मुख्य केंद्र कौन सा है? कौन सा मुख्य केंद्र है? चित्तौड़। चित्तौड़ उभर कर सामने आ रहा है। इसलिए अब वो चित्तौड़ पर कब्जा करना चाहते हैं या मेवाड़ पर कब्जा करना चाहते हैं। और उधर राजा है उनका इल्तुतमिश। कौन है? अच्छा, इनकी गोहिलों की राजधानी अभी तक कौन सी है? नागदा। कौन सी है? तो उधर से इल्तुतमिश नागदा पर हमला करता है। तो नागदा के पास में एक जगह पड़ती है भूताला। कौन सी जगह? लिखो, भूताला का युद्ध, उदयपुर में जगह भाई। बैटल ऑफ भूताला। जैतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहां का सुल्तान है? दिल्ली। कोष्टक में लिख लेना, दिल्ली। किस किस के बीच में हो रहा बताओ देखे? जैतर सिंह और इल्तुतमिश। लिखो, इस युद्ध में जैतर सिंह की जीत हुई, इल्तुतमिश को कूटा पकड़ गए। हम डायलॉग सुनते हैं, रजिया फंस गई गुंडों में, यहां रजिया के पापा फंसे थे। लिखो, इस युद्ध में जैतर सिंह की जीत हुई। जैतरी सिंह वॉन दिस बैटल। इल्तुतमिश सैना आदमी था जी। इल्तुतमिश को जैसे लगा कि हार रहे हैं अपने, कि मान लो वो 20,000 की सेना लेके आया, 5,000 शुरू शुरू में से लट गए, तो लगा यार मरेंगे अपने, तो उसने बाकी जो 15,000 थे उनको कहा चप्पलें हाथ में लो, वापस भागते हैं भाई साहब यहाँ से। तो वो भाग गया था यहाँ से बीच में। और ये मुसलमान राजाओं का एक ठीक सिस्टम था कि जब भी यूं लगे कि हार रहे हैं तो वापस चले जाया करते। उनका वो था कि जान है तो 5,000 मरे हैं, 15,000 तो बचाओ, अगली बार 15 और लाएंगे, 30 आएंगे, वापस कब्जा करेंगे। अपने वालों की ये था ही नहीं। अपने वालों के वहां पर सीधा सा था, विजय या वीर गति। विजय या तो जीतिए या मरिए। बीच वाला आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। या तो आप जीत गए तो जिंदाबाद है, और यदि आप हार गए तो आप घर नहीं जाओगे आप। क्योंकि अपने आप पढ़ा है कि यदि कोई लगातार 2 बार हार गया तो सुसाइड ही कर गया। और ये छोड़िए, हरिराज वाला, हरिराज क्या है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है अपने सामने जो इस प्रकार राजा यदि कोई 2 युद्धों में लगातार हार गए उसके बाद सुसाइड कर गए, खूब सारे उदाहरण मिलेंगे। फिर यदि हार के चले भी जाते तो लोग जीने नहीं देते भाई साहब। अपने तो एग्जाम्पल ऐसे हैं कि साहब रानियों ने किले के दरवाजे बंद कर दिए। ऐसे आदमी से तो अच्छा आदमी हो ही नहीं जो हार के है। और मैं कहता हूं ये परंपरा आज दिन तक आपड़े, इसलिए हम हर चीज में डरते हैं। आप फेल हो जाओ देखे आरएस में, अब राजा आप हो। पहले राजा का मतलब था युद्ध करना, अब राजा का मतलब पेपर देना। आप फेल हो जाओ, आपके घर वाले आपको कुछ ही नहीं कहे, पड़ोसियों को भी पता आप फेल हो गए, पर फिर भी कोई आपसे पूछेगा कि और ज्वाइनिंग कब आ रही है? हो गया आपका तो इस बार तो सिलेक्शन हो गया, पता है उनको नहीं हुआ है, पर आस पड़ोस वाले वो जो टांचते हैं आदमी से ज्यादा डरता है। इसलिए अपने घर वाले भी कही देते हैं ये हो गया वो हो गया। इसलिए अपने कोई बच्चा किसी भी एग्जाम में फेल हो जाता है तो घर वालों को क्या जवाब दूं, क्या जवाब देना है? पढ़ते हैं सहज सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कौन गिरेगा? जो लड़ेगा। यदि कोई लड़े ही ना, क्या गिरेगा? आपने उसको लड़ने का मौका दिया इसलिए वो गिरा। वो गिरा तो ये भी उसका एक्सपीरियंस है, अगली बार तोड़ेगा, अगली बार फोड़ेगा वो एग्जाम को। पर आप पहले ही जब उसको हिला देते हो कि ना बस हो गया, खत्म चाचा, बाय बाय टाटा,
वापस आ जा अपने ये तरीका अपना। अपनी पिछली पीढ़ी अभी तक ऐसा कर रही है, अब अपने उसमें तो बदलाव कर नहीं सकते। पापा की उम्र के लोगों ने जिन्होंने 50 साल ले लिए जिंदगी के, उनकी विचारधारा में आप अचानक बदलाव नहीं ला सकते। अपने जो अगली पीढ़ी संभाल लें वही ठीक है। अगली पीढ़ी को हम उदाहरण दे पाएंगे कि नहीं, हमें बार बार लड़ने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब एक दिन सफलता हमें मिल जाएगी। एक बार नहीं मिली कोई बात नहीं, जो लड़ेगा वो पड़ेगा। जीसी बाही जातड़ी लड़सी झाड़ो झाड़, वे जिंदा रहेंगे जो लगातार लड़ते रहेंगे। आप लड़ाई को ब्रेक करोगे तो जीतने की संभावना वैसे क्या हो जाएगी, समाप्त। तो इल्तुतमिश का इनका ये काम ठीक था, तो भाई भाग जाओ, वापस भाग जाया करते। तो अपने वालों ठीक है भाई, भागना नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है अपने आप में। पर ये इस प्रकार की चीजें भी कि बाद में जाके राजा को लगता कि नहीं अब मैं 2 युद्ध हार गया तो अब मैं कुछ ही नहीं कर सकता, या बाद में या तो मैं मरूंगा और या मैं जीत के ही जाऊंगा। अब एक में सब मर रहे हैं उसके अंदर, आप अकेले उसमें अब तलवार चला रहे हो कि नहीं मुझे तो वापस नहीं जाना है। ये बड़ा फिर अजीब सा निर्णय हो जाया करता था। इल्तुतमिश जब यहां से भाग रहा था तो भागदा हुआ नागदा के पास से निकला। किसके पास से निकला? इनकी पूरी की पूरी सेना कहां पर गई हुई है? भूताला। नागदा खाली पड़ा है, वो नागदा की बिल्डिंग्स तोड़ गया खूब सारी। उसको लगा कि वो भागते भूत की लंगोटी चौकी, भागते हुए और कुछ तो कर नहीं पाए, तो जाते जाते क्या कर जाए, नागदा की बिल्डिंग्स। ये जब वापस आए तो उन्होंने देखा यार नागदा में तो बिल्डिंग टूटी हुई है। तो जैतर सिंह एक और बात समझ में आई कि राजधानियां मैदानों में नहीं होनी चाहिए, राजधानियां पहाड़ों पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? यार इल्तुतमिश हारा हुआ आदमी तोड़ गया, क्योंकि मैदान में थी, खुला पड़ा था, भागते हुए सैनिकों ने तोड़ दी। ये यदि ऊंचे पहाड़ पे होते तो चढ़ ही नहीं पाते, चढ़ नहीं पाते तो तोड़ ही नहीं पाते। इसलिए जैतर सिंह राजधानी चेंज कर देता है, चित्तौड़ ले जाता है। कहां ले जाता है? तब तक राजधानी नागदा है, अब राजधानी कौन सी हो गई? चित्तौड़। इस मामले में इल्तुतमिश का थैंक यू कि वो बता गया कि यार राजधानी तुम्हारी यहां पर होनी नहीं चाहिए। देखो इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था। डिस्ट्रॉयड नागदा, नागदा को लूट लिया था, डिस्ट्रॉयड नागदा, नागदा को लूट लिया था, डिस्ट्रॉयड नागदा। अतः जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। सो जैत्र सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज कैपिटल। अतः जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। सो जैत्र सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज कैपिटल। एक राइटर है जय सिंह सूरी, क्या नाम है राइटर का? सूरी लगे सारे जैन राइटर है ना, और इसने एक बुक लिखी है हमीर मद मर्दन। कौन सी बुक लिखी है? क्या नाम बोलो देखिए? हमीर मद मर्दन। इस किताब से भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन से युद्ध की? लिखो देखिए, जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से, बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से, बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ भूताला, भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ भूताला। जैसे अभी देखो मैंने एक वर्ड बोला था कुलीन, कुलीन का मतलब अपने यहां होता था उच्च वर्ग के लोग, है ना, राजा सामंत, ये जो लोग होते रॉयल फैमिली के जो भी सदस्य हुआ करते उनको क्या बोलते? कुलीन। फारसी भाषा में इन्हीं को कहा जाता था अमीर। क्या बोलते? अमीर बोला करते कि भाई ये राजा के आसपास के जो सुल्तान, सुल्तान के आसपास के जो भी लोग हैं, उसके भाई, उसके मंत्री, वो सारे के सारे कौन है? अमीर। ये अमीर शब्द वहीं से आया है। इसलिए आज भी पैसे, भाई आज उच्च वर्ग में कौन है? पैसे वाले लोग। इसलिए पैसे वाले लोगों कहते हैं यार वो तो अमीर है। इसलिए कहते हैं देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। अमीरों ने मिलकर अरब बनाया। 7 अमीर थे, अरब अमीर थे, 7 अरब अमीरों ने मिलकर देश बना लिया, संयुक्त कर लिया। इसलिए देश का नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। अमीर 7 अमीर, एक को अमीर ज्यादा हो गए तो अमीरात, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात हो गया उनका। तो वहां जो उच्च वर्ग के लोग होते, कुलीन वर्ग के लोग होते, उनको क्या बोला करते? अमीर। क्या बोलते? तो मुसलमान जो थे उच्च वर्ग के लोगों को, इल्तुतमिश एक अमीर है,
ये गुजरात का अमीर है, ये दिल्ली का अमीर है, ये मालवा का अमीर है, ऐसे बोला करते। अपने यहां तक आते हैं तो अमीर क्या हो गया? क्या हो गया? अमीर। तो अपने यहां पे इल्तुतमिश को हमीर लिखा हुआ है। अपने ये लिखा हुआ है कि दिल्ली का अमीर आया था, दिल्ली के अमीर को हमारे राजा ने भूताला युद्ध में हराया है। तो अमीर किसको? ये वास्तव में सब तो है अमीर, पर अपने वालों से अमीर नहीं लिखा गया, तो अपने वालों ने क्या लिखा है? अमीर। अब यदि आप इसको 1 मिनट के लिए अमीर मान लो, और अमीर किसके लिए कहा गया है? इल्तुतमिश, तो इसको यहां इल्तुतमिश मान लो। अब पढ़ो इसको, इल्तुतमिश मद मर्दन, क्या होगा? इल्तुतमिश मद, मद का मतलब घमंड, मर्दन का मतलब टूटना। इल्तुतमिश का घमंड टूटा था, इसलिए बुक का नाम क्या है? हमीर मद मर्दन। तो इसमें हमीर किसको कहा गया? समझ गए? ये हमीर नहीं है, वास्तव में क्या कहा गया? अमीर। अमीर का मतलब क्या होता है? कुलीन, एलिट क्लास के जो लोग होते हैं उनको क्या बोला करते हैं? अभी भी तो कहते हैं यार वो अमीर आदमी, यार अपने पहुंच से बाहर की बात। देखो इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर इन दिस बुक। इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर इन दिस बुक। इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर इन दिस बुक। इल्तुतमिश को क्या कहा गया? हमीर कहा गया। इल्तुतमिश तो हर, इसका मतलब है इल्तुतमिश को राजस्थान वालों ने सबने कूट दिया। ये रणथंभौर पे कब्जा करने के लिए आया था, वीर नारायण युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, पर रणथंभौर पे कब्जा नहीं हुआ था। इसने मंडोर नाडोल पे कब्जा किए थे, पर जालोर वाले उदय सिंह ने आगे कूट काट के इसे मंडोर और नाडोल छीन लिए। ये चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए आया, भूताला के अंदर भगाया है। तो इल्तुतमिश अपने कहीं नहीं जीत गया, ढंग से मार खा के गया है यहाँ पे। तो बाद में इल्तुतमिश के बाद में यहाँ पर एक राजा बनता है नासिरुद्दीन महमूद। कौन बनता है? उसको लगा यार बदला लेना चाहिए, तो 1248 में कौन हमला कर देता है? कौन कर देता है? जयतर सिंह ने इसको और कुटा पकड़ के। लिखो 1248 ईस्वी में, इन 1248 एडी, 1248 ईस्वी में 1248 एडी दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। He defeated नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। He defeated नासिरुद्दीन महमूद ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। अब बंदा दिल्ली के 2-2 सुल्तानों को हराकर भेज रहा है, चालुक्यों को हराता है, परमारों को हराता है, इसका मतलब सेना अच्छी रही होगी। तो ऐसे कौन सेनापति है जो ऐसे युद्धों में असाधारण प्रदर्शन कर रहे हैं? लिखो जयतर सिंह के सेनापति। एक का नाम था बालक और एक का नाम था मदन। कमांडर्स ऑफ जयतर सिंह। नाम बालक है, बाकी बंदा रांगड़ था भाई साहब। सेनापति कमांडर्स ऑफ जयतर सिंह। एक का नाम बालक और दूसरे का नाम क्या है? मदन। तो पूछेगा बालक तथा मदन मेवाड़ के कौन से राजा के सेनापति थे? किसके थे? जयतर सिंह। उत्तर भारत में 3 बड़ी रियासतें थी, दिल्ली, मालवा, गुजरात। कौन कौन सी? दिल्ली, मालवा और गुजरात। दिल्ली के 2 राजाए इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद, दोनों को जयतर सिंह हराकर भेजता है। चित्तौड़ में परमार बैठे थे मालवा वाले, उनको वापस भगाया। आहड़ में चालुक्य बैठे थे गुजरात वाले, उनको वापस हराया। मतलब जयतर सिंह मालवा, गुजरात, दिल्ली तीनों को कंट्रोल कर रहा है। तो दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। इसका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का, दशरथ शर्मा का एक ही काम है, स्वर्ण काल बताना। उन्होंने कहा था विग्रह चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था, जयतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का। देखो दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, वो बैठे बैठे स्वर्ण काल देखते रहते। दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, बेस लगा के लिखो, इसका शासनकाल हिज रिजीम, इसका किसका? इसका शासनकाल हिज रिजीम, इसका शासनकाल हिज रिजीम मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। कुल मिला के 1192 में त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद राजस्थान वाले भाग में जो वैक्यूम आ गया था, अजमेर एक सेंटर के रूप में हट चुका था। अब एक नई शक्ति राजस्थान में उभर रही है, वो गोहिल है। अब एक नया सेंटर राजस्थान में उभर रहा है, वो चित्तौड़। वो कौन सा है? चित्तौड़। अगला राजा लिखो तेज सिंह।
अब यदि राजनीतिक रूप से कोई सेंटर डेवलप होता है ना, तो वहां पे कल्चरल एक्टिविटीज अपने आप बढ़ जाती है। किसी राजा की कोई राजधानी बनेगी, यदि राजा शक्तिशाली है तो वहां पे कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए तेज सिंह के टाइम में इसकी एक रानी है जिसका नाम था जैतल देवी। क्या नाम था? जैतल देवी नाम करके एक रानी है। और ये यहां पर चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाती है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा बनवाती है? लिखो, इसकी रानी जैतल देवी ने, हिज क्वीन जैतल देवी, इसकी रानी जैतल देवी ने, हिज क्वीन जैतल देवी, जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? श्याम पार्श्वनाथ। इसी के टाइम में 1260 की बात है। कब की बात है? अच्छा, इनके तीन बड़े सेंटर है, नागदा, आहड़ और चित्तौड़। कौन कौन सेंटर है? नागदा। इनमें आहड़ अपने आप में कैसा केंद्र है? व्यापारिक केंद्र। तो आहड़ के अंदर एक जैनों की बुक लिखी गई, उस बुक का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। पढ़ा हुआ अपना? क्या नाम बोलो देखे? क्या नाम है? जैनों की एक बुक है, ये बुक लिखी गई। इसमें चित्र बनाए गए। जो चित्र बनाने वाले बंदे का नाम था कमल चंद्र। क्या नाम था? तो कमल चंद्र ने कौन सी बुक को चित्रित किया? कहां पे बैठ के? कब किया? कौन से राजा के टाइम में? लिखो, 1260 ईस्वी में। ईस्वी में 1260 एडी आहड़ में, एट आहड़, आहड़ में, एट आहड़, आहड़ में, एट आहड़, कमल चंद्र ने, कमल चंद्र, कमल चंद्र ने, कमल चंद्र, कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। इसमें चित्र बनाए थे। जैनों की किताब है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। डिपिक्टेड टेक्स्ट नेम्ड श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। डिपिक्टेड टेक्स्ट नेम्ड श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। डिपिक्टेड टेक्स्ट नेम्ड श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो तेज सिंह के टाइम की दो घटनाएं। रानी जैतल देवी क्या बनाती है चित्तौड़ में? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। आहड़ में कौन सा ग्रंथ चित्रित किया जाता है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके द्वारा? कमल चंद्र। कब किया जाता है? 1260। अगला राजा लिखो। अगला राजा कौन है? हेडिंग डालो इसी में, एक लिखो, कुंभकर्ण। क्या हेडिंग है? कुंभकर्ण। लिखो, यह रतन सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह। या तो रावण का छोटा भाई था कुंभकर्ण, या रतन सिंह का छोटा भाई था कुंभकर्ण। यह रतन सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह। अब राजाओं के राज्य में क्या होता कि एक भाई तो राजा बन जाता, बाकी भाइयों को क्या बनना पड़ता? उसका सामंत। मेवाड़ में था कि जो भाई राजा बनता वो नाम क्या लगा था? रावल। क्या लगा था? जो बाकी भाई सामंत बनते थे उनमें कई भाइयों के नाम क्या लगता? राणा। क्या लगता था? जो सामंत बनते हो तो क्या लगाते नाम क्या? राणा। और जो राजा बनता हो क्या लगा था? राव। तो कुंभकर्ण के पास एक ऑप्शन तो यह है कि उसके बड़े भाई तो रावल बन गए, वो कोई ठिकाना ले ले, कोई एक गांव ले ले, वहां पे जाके बैठ जाए, वहां का क्या बन जाए? राणा। भाई के अंडर में तो ये काम करना पड़ेगा। एक ही है कि भाई का राज्य छोड़ दे, नया स्टेट जीते, किसी राजा को हराए, वहां पे कब्जा करे। कुंभकर्ण ने कहा दूसरे वाला ठीक है, अपने दम पे करेंगे भाई सब जो करेंगे, अपने भाई के अंडर में काम क्यों करें? यहाँ पे कुंभकर्ण यहां से जाता है नेपाल। कहां पे जाता है? ये पहाड़ी भूभाग जीतता है और नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित करता है। कौन सी शाखा? भाई वंश तो कौन सा है इनका? गोहिल ही है।
पर इसने जाके उपाधि क्या लगाई वहां पे, राणा, इसलिए कौन सी ब्रांच आ गई, लिख लो। इसने नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इन नेपाल। इसने नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इन नेपाल। इसने नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इन नेपाल। नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। अब देख लो 1302-3 के आसपास कभी वहां पर गया होगा और वहां पर जाकर शासन स्थापित किया है। नेपाल में राजा बनते रहे 2008 तक। कब तक बने, 2008, लगभग 700 साल, 700 हो गए लगभग, 1300 से 2700 हो गए ना, लगभग 700 साल तक वहां पे डायनेस्टीज रही है, राजा महाराजा बने। 2008 में जाके वहां लोकतंत्र आया। अपने लोकतंत्र आ गया 47, तो वहां पे जाके कब आया था, 2008 में। 2008 में अंतिम राजा जिनको हटाया गया था पद से, उनका नाम था राणा ज्ञानेंद्र। क्या नाम था, कौन सी शाखा है, अंतिम राजा का नाम क्या है, राणा ज्ञानेंद्र। क्या नाम है, अपने राजस्थान से गए थे। अब वही बात है, अपने कोई मान लो अंकल जाके बेंगलोर शिफ्ट हो जाए, रहते बेंगलोर में, कमाते खाते बेंगलोर में, पर फिर भी टावरों के ब्याह करने के लिए गांव वापस आ जाते हैं। वहां किस में ब्याह करेंगे, रिश्तेदार तो गांव के अंदर ही बैठे हैं। इसलिए नेपाल वालों की सबकी शादियां राजस्थान में है, और राजस्थान की खूब सारे राजा हुए, उनकी शादी जाके कहां हुई, नेपाल। रिश्तेदारियां तो आपस में होने लगी इनकी। तो जब राणा ज्ञानेंद्र 2008 में अंतिम राणा थे, तो यूं अखबारों में आता कि भाई नेपाल में क्रांति हो रही है, वहां पे राजा को हटाएंगे। और दुनिया में भारत को छोड़ दो, बाकी दुनिया में जहां कहीं राजा को हटाया गया है, वहां राजाओं को पकड़ के मारा गया है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति के अंदर फ्रांस को राजा को हटाया तो उसे मार दिया गया। आप रूस की क्रांति पढ़ेंगे, रूस के राजा को हटाया तो पूरे परिवार को बेसमेंट में ले जाकर गोलियां मारी थी, कुत्तों तक को नहीं छोड़ा था। राजा के परिवार का तो कोई नहीं बचना चाहिए। अफगानिस्तान में भी राजा समाप्त हुए, राजा को जेसीबी से लटका के रखा था 3 दिन, क्रेन से लटका के बाहर रखा था कि देखो रे क्या किया हमने। जहां जहां दुनिया में राजतंत्र समाप्त हुए, वहां पर राजाओं को इसी प्रकार से मारा गया, भारत को छोड़ के। भारत में राजाओं ने साइन किए बाकायदा और कहा नहीं भाई, हम राजतंत्र छोड़ के किस में आने के लिए तैयार है, लोकतंत्र। तो 47 में अपने शांतिपूर्ण ढंग से राजतंत्र समाप्त हो गए थे। यहाँ पे कोई जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर वाले 2-4 छोड़ दो। जब 562 रियासतें मिल रही हो, उसमें 3 फिर कोई बड़ी बात नहीं। और वहां पर भी कोई इस प्रकार के राजा को मारना पड़ा हो, वहां पर भी डॉक्यूमेंट साइन करवाए हमने बाद में। तो नेपाल में भी चर्चाएं थी, क्या राजा हटेगा, जनता क्रांति करेगी तो राजा को मार सकते हैं। नहीं मारा, शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर भी। पर जब ये चर्चाएं थी तो एक दिन अखबार में न्यूज थी कि यदि नेपाल के राणा ज्ञानेंद्र को लगा कि नेपाल में वे सुरक्षित नहीं है, तो वे सिक्कर में शरण लेंगे। कहां शरण लेंगे, लगता है नेपाल का राजा है, वो राजा जो इतने शताब्दियों से जिसका परिवार नेपाल को चला रहा था, नेपाल का सब कुछ है, उस पर संकट आएगा तो वो कहां आएगा, नेपाल का राजा यार, शरण लेनी है तो पेरिस जाए, लंदन जाए, न्यूयॉर्क जाए। और इंडिया में भी शरण लेना चाहता, दिल्ली आए, बॉम्बे आए। उसे लगा यार नेपाल के नजदीक पड़ते हैं, क्या पता यहां से नेपाल वाले उठा के ले जाए, नीचे चला जाए, बेंगलोर चला जाए, हैदराबाद चला जाए, राजस्थान भी आए तो जयपुर आए, उदयपुर आए, भाई साहब चोमू रिंगस क्रॉस करके सीकर और कोई जगह ही नहीं मिली। फिर उस खबर में नीचे की लाइन थी कि क्योंकि राणा ज्ञानेंद्र के राजकुमार पारस की शादी सिक्कर की राजकुमारी हिमानी के साथ हुई है। रिश्तेदारों के पास तो आएगा भाई बंदा। जब बेटे का ससुराल है तो बेटे ने कहा होगा मेरे वाले सासरे वाले व्यवस्था कर देंगे पूरी, अपने को घबराने की कोई आवश्यकता। ये बात इसलिए कि भाई 700 बरस बीत गए, फिर भी वो आपस के संबंध नहीं समाप्त हुए। हम राजस्थान से गए थे तो बाद में भी संबंध किसमें बने रहे, राजस्थान। भारत से गए थे तो बाद में भी संबंध किसके साथ बने रहे, भारत। इसलिए जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय नेपाल के राजा थे त्रिभुवन देव। क्या नाम था, राणा त्रिभुवन वहां के राजा थे। राणा त्रिभुवन ने नेहरू जी को कहा कि नेपाल को भारत में मिला लीजिए। नेहरू जी ने कहा नहीं, हम स्वयं 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुए हैं। भारत जो ये कहता है कि अंग्रेजों ने हम पर कब्जा कर लिया था, अब भारत किस मुंह से नेपाल पे कब्जा कर ले, तो गलत बात है ना। कथन और करने में अंतर है ना। त्रिभुवन, राणा त्रिभुवन ने कहा कि नहीं नेहरू जी, आप शायद समझ नहीं रहे हैं, अंग्रेजों ने कब्जा किया था, हम मिलना चाहते हैं। अंतर है दोनों बातों। नेहरू जी ने कहा दिक्कत क्या है, तो अलग बैठे हो। उनका कहा हमारा तो मैप ही तुम्हारे मैप के अंदर है, नेपाल भारत के अंदर ही बन रहा है, तो क्या करेंगे अलग रह गए। नेहरू जी ने कहा कोई बात नहीं, तो हम आपके बड़े भाई हैं, आप अलग रहो तो क्यों हमें मिलाना है आपको।
उनका अरे आप फिर नहीं समझ रहे, हम चाहते हैं आप नेपाल को अपना एक राज्य बना लो, जैसे एक राज्य यूपी, जैसा एक राज्य एमपी, जैसा एक राज्य राजस्थान, वैसे भारत का एक राज्य नेपाल। नेहरू जी ने कहा पर दिक्कत क्या है आपको, साइड में बैठे हो यार, अलग बैठे हो। वापस कहा उन्होंने, नेहरू जी आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मुझे पता है आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी किताबें लिखी है, मुझे लगता है आपकी ज्योग्राफी कमजोर है नेहरू जी, हम लैंड लॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है? चारों तरफ लैंड है, पानी नहीं है। वे देश जिनके पानी नहीं होता, समुद्र नहीं होता, व्यापार कहां से करेंगे? नेपाल व्यापार कहां से करेगा? नेहरू जी ने कहा वो चिंता छोड़िए, आपको कुछ भी सामान मंगाना हो हम कलकत्ता बंदरगाह आपको दे रहे हैं। कौन सा बंदरगाह? अमेजोन पे एड्रेस कहां का दोगे? नेपाल का कोई सामान हो तो कहां पर आएगा? फिर नेपाल सामान ज्यादा मंगवाने लग गया, कलकत्ता भी जगह कम पड़ी, हमने एक और बंदरगाह दिया, विशाखापट्टनम। कौन सा दिया? इसलिए नेपाल को आज भी कोई सामान मंगाना होता है तो कहां पर मंगाता हो? कलकत्ता और विशाखापट्टनम। यहां से ट्रकों में भर भर के हम काठमांडू भेजते हैं। तो नेपाल के साथ अपने रिश्ते इसलिए अच्छे बने रहे क्योंकि उनके राजा हमेशा ये मानते कि भाई भारत के साथ में हमारे संबंध है, हम भारत से आए हुए हैं, तो उन्होंने हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध बना के रखे। 2008 में राजा समाप्त हुए, अब जनता का राज आया, जनता में नेता बने। नेताओं के बारे में यशपाल एंड ग्रोवर एक बुक है हिस्ट्री की, उसमें शुरुआत के पहले पेज पर एक बहुत अच्छी लाइन है, एक नेता अपनी गद्दी बचाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसे देशभक्ति क्यों ना बनना पड़े। क्या लाइन है? एक नेता अपनी गद्दी बचाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसे होता नहीं है पर गद्दी बचाने के चक्कर में हो सकता है। इसलिए नेताओं ने बाद में चीन से बातचीत करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा भारत क्यों क्यों पंचायती, किस बात की पंचायती? हमारे एक साइड में चीन और एक साइड में भारत है, ये क्या दबाता रहता है, हर बात में क्या मनवाता रहता है, ये करो ये करो, हम चीन से बातचीत करेंगे। इसलिए आजकल भारत और नेपाल के बीच में लफड़ा है। इसलिए वो कहता है लिपू लेख दे दो, कालिया धूरा दे दो, है ना, लिपिया धूरार, है ना ऐसे कुछ जगह है उनकी। कौन सी? लिपू लेख और कौन सा है लिपिया धूरा, एक और काली काली कुछ और, कालापन, है ना, ये जगह में छोटे छोटे, क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, हमें ये कभी था ही नहीं कि नेपाल अलग है, हमें लगा नेपाल अपना है, इसलिए हमने बाउंड्री नहीं बनाई। हमने कहा नेपाल वाले इधर आ सकते हैं, इधर वाले नेपाल जा सकते। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर वाला जो इलाका लगता है, इन सारे टाबरों में ननियाल नेपाल है। भाई हम तो शादी ब्याह करते थे, इधर से उधर इधर से उधर, तो हम किस बात की बाउंड्री बनाते नेपाल के साथ? इवन हमने नेपाल को कहा तुम्हारा कोई भी आदमी आके भारत में कोई भी नौकरी कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आओ तुम्हारे बंदे। इसलिए अपने ज्यादातर सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे नेपाली है। और नेपाली बड़ी बहादुर कौम थी, अंग्रेजों के टाइम में नेपाली अंग्रेजों की सेना में लड़ते, इसलिए अंग्रेजों नेपालियों का ना शुरू किया था बहादुर, कि तुम बहादुर हो। इसलिए आज भी अपने को एटीएम के बाहर गार्ड साहब खड़े होते हैं और नेपाली होते हैं, अपने कहते हैं और बहादुर। वो बहादुर इसलिए अंग्रेजों की बहादुर की उपाधि दी हुई है उनको। इवन हमने यहां तक कहा कि अंग्रेजों के टाइम में सेना में एक रेजिमेंट थी गोरखा, कौन सी थी? अब भी आई है, हम सेना के अंदर लगे। मतलब एक देश दूसरे देश के लोगों को अपनी सेना में लेता है और वे दूसरे देश के लोग उस दूसरे देश के लिए अपनी जी जान की बाजियां लगा देते हैं। ऐसा कहां हो सकता है ये भारत नेपाल के बीच में? आप सोच सकते हो कि भाई कोई श्रीलंका का सैनिक अपने लिए आके लड़े, इस तरीके से लड़ ले कि नहीं मेरे देश को बचाना है। नेपाली लड़े, गुरखाज लड़े, तो नेपाली खूब सारे अपने गोरखा रेजिमेंट में थे। 99 का तो वॉर जीता है भाई साहब। 99 के वॉर में पाकिस्तान कब्जा कर गया था ऊपर, पाकिस्तान ऊपर बेटा, सियाचिन बहुत ऊपर ग्लेशियर है सियाचिन। हमने ध्यान दिया नहीं, हमारा फेलियर रहा इंटेलिजेंस का कि पाकिस्तान धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया, हमें पता नहीं चला ऊपर चढ़ गया। अब जब पता चला, अब हमने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर भाई साहब जो ऊपर बैठा है उसकी लोकेशन अलग, आपकी लोकेशन अलग। आप यदि 100 आदमी जा रहे हो, ऊपर 3 भी बैठे ना तो 100 को मार देंगे। देख देख के निशाना लगा रहे हैं ना वो तो ऊपर से। आप कितनी भी गोलियां मारोगे, अगला पहाड़ की ओट लेके बैठा है, कैसे जाओगे? शुरू के अंदर अपने राजस्थान की रेजिमेंट्स भेजी गई थी उन चोटियों पे कब्जा करने के लिए। अपने राजस्थान की रेजिमेंट ने खूब कब्जे भी किए, लेकिन खूब शहीद भी हुए। क्योंकि एक तो अपना आदमी, लंबा चौड़ा आदमी ऊपर दिखता है, साफ साफ चढ़ता हुआ, हाइट पर्सनैलिटी राजस्थान वालों की खूब ही, तो दिख रहा है कि यार नीचे से एक बंदा आ रहा है। फिर पहाड़ पे चढ़ने का एक्सपीरियंस भी तो नहीं, हमें कहा जाता दोरों पे चढ़ो, तो क्या बता अपने वाला फटाफट चढ़ता। इसलिए अपने 99 की वॉर में चूरू, सीकर, झुंझुनू के खूब शहीद है। मतलब आधे से अधिक शहीद भारत में जितने टोटल शहीदियों के 99 की वॉर में, उनमें आधे से अधिक राजस्थान है, क्योंकि अपनी रेजिमेंट थी शुरुआत के अंदर कब्जा करने वाली। पर अभी भी कई चोटियां ऊंची ऊंची पड़ी है, वहां पर कब्जा नहीं किया जा रहा है, या कब्जा कर रही है सेना पर उसमें सैनिक शहीद ज्यादा हो रहे हैं, अपने को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोई भी सेना ये क्यों चाहेगी कब्जा तो करे पर नुकसान हो, इसलिए बाद में गुरखाज को लाया गया। गुरखाज की एक तो हाइट, इसलिए दिखते भी
फिर पहाड़ों पे चढ़ने का एक्सपीरियंस। अब पाकिस्तानी ऊपर 3-4 वीडियो नीचे से आएंगे, आते ही मार देंगे अपने, पर नीचे से दिख ही नहीं रहे भाई साहब। गुरखा जी पहाड़ के इधर उधर जाते रहे, एकदम ऊपर जाके पाकिस्तान में कहा त्या घर का गुरखा है ऐसा, है ना। इसलिए बाकायदा आपने ए मेरे वतन के लोगों में लाइन है ना, कोई कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर है भारतवासी। तो गुरखा सारे के सारे नेपाली थे। तो नेपाल अपने लिए खूब अच्छा सहयोगी रहा। उसका एक बड़ा कारण यह था नेपाल के सहयोगी होने का कि नेपाल के राजा यहां से गए थे, इसलिए भारत के साथ उनके सदैव संबंध अच्छे बने रहे। बाद में जरूर संबंधों में थोड़ा बहुत आया, पर फिर भी हम हमेशा मानते हैं कि हम बड़े भाई है, नेपाल हमारा छोटा भाई। अब चूंकि विदेश नीति ऐसे कहती है कि बड़ा भाई छोटा भाई कुछ ही नहीं होता, और नेपाल भी संप्रभु राष्ट्र है और उसको भी उसी प्रकार इज्जत देनी चाहिए। अरे है संप्रभु राष्ट्र, पर उनके पास तो अड्डा भी नहीं है भाई साहब, हमारे हैं। हमने कलकत्ता विशाखापट्टनम दे रखे, हम भी तो संप्रभु राष्ट्र है, हमारे 2 जगह उनको दे रखी है। हम यहां से सामान ले लेके उनको भेजते हैं, उनके सारे लोगों को हम यहाँ पर बाकायदा नौकरियां देते हैं। हमारे बॉर्डर नहीं बना रखा हमने कि तुम कभी भी इधर आ सकते हो। बाद में पाकिस्तान इस बात का बड़ा फायदा उठाया था। पाकिस्तान के आईएसआई के सारे एजेंट नेपाल बॉर्डर से आने शुरू हुए थे। भाई पाकिस्तान को अपने यहां पर भेजना, आतंकवादी भेजने, कहां से भेजो? नेपाल बॉर्डर से भेज दो। इसलिए बाद में इन सालों में हमने नेपाल बॉर्डर पे सेना तैनात की है। पहले तो हमने कुछ ही नहीं कर रखा था। आओ यार, नेपाल ही तो है, अपना ही तो है। जैसे उत्तराखंड, जैसे हिमाचल, वैसे नेपाल एक राज्य और है, तुम आ सकते हो, जा सकते हो। तो नेपाल जाके पहली बार अपना झंडा गाड़ रहा था, तो वो कौन था? इधर आओ, इधर कौन था? किसका छोटा भाई था? कौन सी शाखा, कौन से वंश की? तुम पता नहीं कहां खोए थे। नेपाल सर, भारत इसी में एक हेडिंग डालो, लिखो पद्मिनी। पद्मिनी लिखो। यह रतन सिंह की रानी थी, शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। यह रतन सिंह की रानी थी, शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। लिख, 2-3 बातें लिखते हैं फिर अपने पढ़ते हैं। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। पिता का नाम लिखो गंधर्व सेन, लिखो पिता बराबर गंधर्व सेन। माता का नाम लिखो चंपावती। पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। माता का नाम क्या था? चंपावती। ऐसी एक कहानी है कि राजा रतन सिंह मेवाड़ के रावल है, मेवाड़ के रावल रतन सिंह है, और उनके पास में एक तोता आया एक दिन, हीरामन। कौन सा तोता आया? और उसने आगे रतन सिंह को कहा कि रतन सिंह जी, यहां से 7 समंदर पार एक राजकुमारी रहती है, इतनी सुंदर है, आप पूछो ही मत। और रतन सिंह जी उस सुंदर राजकुमारी के चक्कर में तोते के पीछे पीछे चले गए। सिंहल द्वीप का मतलब अपने वाले कहते हैं श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। कि वहां चले गए, वहां जाने के बाद अब राजा के महल में तो कैसे घुसे? तो कई दिन तक वहां चक्कर काटे, क्या पता कोई एंट्री मिले अपने को। एंट्री नहीं मिली तो वहां पे जाके जोगी बन गए, सन्यासी बन गए। 7 बरस तक जोगी के बेस में घूमते रहे वहां पर। 7 वर्ष बाद में गंधर्व सेन ने एक दिन रतन सिंह को देखा और रतन सिंह को कहा कि जेंटलमैन, किसी अच्छे घर के मालूम होते हो, बहुत युवा अवस्था में सन्यास धारण कर लिया, क्या कारण है? और रतन सिंह ने कहा, साहब कारण आपके महल के अंदर है। आया आया तो मैं कोई और ही चक्कर में था, पर यहां आगे पार पड़ी नहीं। गंधर्व सेन को जब पता चला कि मेवाड़ अधिपति रतन सिंह स्वयं शादी करने के लिए आया, गंधर्व सेन श्रीलंका का राजा, श्रीलंका बापड़ा छोटा सा, हमारे मैप के साथ उनका मैप फ्री आता है। उसने कहा, आप धन घड़ी धन भाग, मेरी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए पधारे, आप शादी कीजिए, जाइए। वह पद्मी से रतन सिंह शादी करके आए, हंसी खुशी अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। रतन सिंह के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति है, उसका नाम है राघव चेतन। क्या नाम है? क्या नाम है?
कहते राघव चेतन ने एक दिन रानी पद्मिनी को देखा, राघव चेतन मूर्छित हो गया। ये बात रतन सिंह को पता चली और रतन सिंह ने राघव चेतन को आगे, महाराज रवाना हो यहां से, टांगे तोड़ूंगा, फर्जी आदमी। और कहते राघव चेतन को बड़ा ही अपमान महसूस हुआ। अब राघव चेतन क्या करे, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और उन दिनों दिल्ली में बैठे थे खिलजी, और खिलजी की दिल्ली वालों की मेवाड़ वालों से बनती नहीं थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। किसके पास चला गया? और कहते हैं उसने अलाउद्दीन खिलजी को जाके पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इधर अटैक किया था। तो कौन पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है? किसको बताता है? देखो, राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। इसी कथानक पर, इसी बैकग्राउंड पे 1540 में एक जौनपुर का रहने वाला राइटर था मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था? कहां का रहने वाला था? जौनपुर, यूपी में जगह पड़ती है जौनपुर। कौन सी जगह है? यहां का रहने वाला एक राइटर है, और उसने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है पद्मावत। क्या नाम है? जो कि अवधी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में? अयोध्या के आसपास के इलाके को बोलते हैं अवध। अवध की जो भाषा वो कौन सी हो गई? अवधी, जिसमें आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है। हनुमान चालीसा तो पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा अवधी में है। कौन सी भाषा में? उसी अवधी में कौन सी बुक लिखी गई? पद्मावत, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि कहां का रहने वाला था? याद रखना, ये 2013 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। मलिक मोहम्मद जायसी कहां का रहने वाला था? तो कहां का रहने वाला था? लिखो 1540 ईस्वी में, इसी में लिखो यहीं पे, 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी, कोष्टक में जौनपुर लिख लेना। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी wrote a book named Padmavati in Audhi language. मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी wrote a book named Padmavati in Audhi language. मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी wrote a book named Padmavati in Audhi language. किसने बुक लिखी? तो पद्मिनी किसकी राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की। पिताजी का नाम क्या था? गंधर्व सेन। मम्मी का नाम क्या था? चंपावती। किसकी रानी थी? रतन सिंह की। अलाउद्दीन को उसके बारे में कौन बताता है? राघव चेतन। और उसके बारे में बुक कौन लिख रहा है? मलिक मोहम्मद जायसी। कब लिख रहा है? 1540। कौन सी भाषा में? मलिक मोहम्मद जायसी कहां का रहने वाला है? और पद्मिनी कहां की रानी है? चित्तौड़। चित्तौड़ रानी जो कहां की है? चित्तौड़। 1302-3 के आसपास रतन सिंह का शासनकाल है। इस कहानी में कई जोड़ है। पहला तो यह कि एक तोता, यार तोते ने आके बताया। ऐसे तोते कहां हैं जो ये जानकारियां दे रहे हैं? यदि ऐसे तोते होते तो सब लड़के एक एक तोता पालते, जो उनको बताता कि भाई पार्क में चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा, 2 गली दूर हम बता देते हैं किधर चक्कर काटने हैं, पर ऐसे तोते नहीं होते हैं। फिर यहां से श्रीलंका जाना, 7 बरस तक वहां जोगी के भेष में रहना, बंदा राजा 1 साल रहा है। शासनकाल 1302 से 1300। श्रीलंका एक अलग सभ्यता का, एक अलग संस्कृति का, एक अलग भाषा का देश है। उनके साथ हमारा उस समय कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। घटना 1302-3 के आसपास की है। बंदा लिख रहा है 1540, मतलब लगभग 250 साल बाद। कितने साल बाद? वो भी यूपी का एक आदमी लिख रहा है जो कभी चित्तौड़ आया ही नहीं। कहानियां चलती अपने रूप रंग परिवर्तन करती है। वहां तक जाते जाते उसने अलग ही रूप ले लिया, इसलिए अलग ही प्रकार की बातें लिख दी गई। ऐसा तोते वाला श्रीलंका ऐसा कुछ ही नहीं है।
वास्तव में अपने राजस्थान के जो सोर्स है पुराने वो ये बताते हैं कि पद्मिनी पुगल की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल, वो पुगल की राजकुमारी थी। अपने पुराने दोहे मिलते हैं कि पुगल गडरी पद्मणि तू रानी सिर मोड़, जैसलमेर जलम लियोन परणी गढ़ तोड़। उसमें बीकानेर नहीं बचा था, तो ये पुगल वाला इलाका जैसलमेर के अंडर में आता। तो पुगल गडरी पद्मणि, हे पुगलगढ़ की पद्मिनी तू रानी सिर मोड़, तू सभी रानियों में क्या है? सिर मोड़, सर्वोच्च है। जैसलमेर जलम लियो, मतलब कौन से देश में पैदा हुई है? जैसलमेर। पुगल किसके अंडर में आता था? जैसलमेर। परणी गढ़ चित्तौड़, और परणी मतलब शादी तेरी कहां पर जाके हुए? जैसी खूब सारी है। ये पुगल धीरे धीरे वहां तक पहुंचते पहुंचते हुआ है सिंघल, इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंहल भी नहीं लिखा, उसने क्या लिखा है? सिंगल। सिंगल को अपने वाले करके कि शायद ये सिंहल है, और शायद ये सिंहल है तो फिर शायद ये श्रीलंका है। ये शायद इतिहास में लोचे उत्पन्न कर देता है। फिर दूसरी बड़ी बात, मलिक मोहम्मद जायसी इतिहासकार नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? कवि। कविताएं लिखते, इतिहास नहीं लिखते। कविताओं से इतिहास की सामग्री मिल सकती है, पर वो इतिहास नहीं होता है। कवि कल्पनाएं करता है, इतिहास में सत्य यथार्थ लिखा जाता है। कवि अपने हिसाब से लिखता है, इसलिए हम कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि। ये कवि की कल्पना है कि एक राजकुमारी इतनी सुंदर है कि वो जब पानी पीती है तो उसके यहां से दिखता है। कल्पना ही तो है अपने आप के अंदर, जैसा कोका कोला दिख रही है। तो कवि वाली बात पे होता नहीं। सच्ची सच्ची बात यह है कि वो पुगल की राजकुमारी रही होगी, चित्तौड़ शादी भी होगी। अलाउद्दीन खिलजी को और इन बातों का कोई पता चला होगा, हो सकता है इस वजह से आक्रमण का एक कारण ये भी रहा। उसने आक्रमण किया, ये बात सत्य है। रतन सिंह उस समय राजा था, ये बात सत्य है। उस समय पद्मिनी रानी थी, ये बात सत्य है। इसके अलावा किसी भी बात का हिस्टोरिकल प्रूफ अपने पास कुछ भी नहीं। लाइन चेंज करके लिखो। 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में 1303 एडी, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन चित्तौड़। लिखो आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक, कॉजेज ऑफ इन्वेंजन। आक्रमण के कारण। कोई घिसी पिटी बातें जी पहले हमने पढ़ी। एक नंबर लेके, अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। कोई दूसरा लिखो, चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व था। समझी हुई बातें अपनी। चित्तौड़ फोर्ट हैड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व था। चित्तौड़ फोर्ट हैड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व था। वही अगला लिखो, चित्तौड़ दिल्ली से मालवा व गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। चित्तौड़ वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। चित्तौड़ दिल्ली से मालवा व गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। चित्तौड़ दिल्ली से मालवा व गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। अच्छा, आप हम जब ये सुनते हैं कि जैतर सिंह ने इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद को हराकर भगा दिया था यहां से, इसका मतलब चित्तौड़ की शक्तियां बढ़ रही है, घट रही है? दिल्ली क्यों चाहेगी कि चित्तौड़ इतना पावरफुल हो जाए? देखो, अलाउद्दीन मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल राइजिंग पावर ऑफ मेवाड़। अलाउद्दीन मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल राइजिंग पावर्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। मेवाड़ की शक्तियां तो देख लो इतनी बड़ी भी है कि 1299 में अलाउद्दीन हमला करने के लिए जा रहा है गुजरात। कहां पे जा रहा है? गुजरात। उस समय मेवाड़ का राजा, उसका नाम है समर सिंह। क्या नाम है? रतन सिंह के पिताजी है। रतन सिंह के पिताजी का नाम क्या है? समर सिंह मेवाड़ के राजा बने।
और समर सिंह ने अलाउद्दीन को, अब वो गुजरात जा रहा है, दिल्ली से गुजरात जाने के लिए मेवाड़ के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, और समर सिंह ने कहा कि मेवाड़ के अंदर से जाना टैक्स लगेगा, रूट यहां से हम जाने दे रहे हैं, टोल टैक्स दे। उसने कहा स्टाफ, मैं राजा तुम राजा यार, इतना तो चलाओ कम से कम, और तुम्हें तो मैं तंगी नहीं कर रहा, मैं तो गुजरात जा रहा हूं। ना ना ना, रास्ते से गुजरोगे तो क्या देना पड़ेगा। अलाउद्दीन ने कहा फिर देख लेना, मैं बदला लूंगा, तब का तब देखेंगे, एक बार टैक्स दे। अलाउद्दीन बेचारा जाते टाइम यहाँ पे क्या देके गया, टैक्स। अब वो तो इस बात को क्या पता भूल भी जाता। अलाउद्दीन वापस दिल्ली चला गया। पर अब अलाउद्दीन कभी दरबार में बैठकर कहता भाईसाहब हिंदुस्तान में सब डरते हैं, ऐसा कोई है नहीं अपने सामने जो आंखें मिला सके, और जो आगे उसके 4-5 मंत्री बैठे रहते वो हंसने लग जाते, मुंह के हाथ लगा लगा के हंसे, एक दूसरे की कौन ही हमारे की देख क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है तुम्हें। नहीं नहीं सर, कोई पुरानी बात याद आ गई। कौन सी पुरानी बात याद आ गई। नहीं नहीं आपके काम की बात नहीं, बताओ मुझे अभी कौन सी बात थी। कि उसे टैक्स होता ना, एक टोल टैक्स होता है ना। अलाउद्दीन बेचारा खुद बदला लेता कि नहीं लेता, लोगों ने चढ़ा चढ़ा के कहा कि बदला ले। अलाउद्दीन यूं गली में से निकले, ताबरी पीछे से कहते थे टोल टैक्स है। अलाउद्दीन को लगा यार अब तो बदला लेना ही चाहिए अपने को। लिखो गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, मेवाड़ के समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूल लिया था। समर सिंह ऑफ मेवाड़ कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम अलाउद्दीन। मेवाड़ के समर सिंह ने अलाउद्दीन से कर वसूल लिया था या कर वसूला था। समर सिंह ऑफ मेवाड़ कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम अलाउद्दीन। मेवाड़ के समर सिंह ने अलाउद्दीन से कर वसूला था। समर सिंह ऑफ मेवाड़ कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम अलाउद्दीन। अतः अलाउद्दीन इसका बदला लेना चाहता था, तो अलाउद्दीन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ इट। अतः अलाउद्दीन इसका बदला लेना चाहता था। सो अलाउद्दीन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ इट। अतः अलाउद्दीन इसका बदला लेना चाहता था। और लास्ट लिख लो, रानी पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी, रानी पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। कितने पॉइंट लिखे आपने। कारण तो ऊपर वाले 5 ही है ना, पर फिर भी हम मान लेंगे यार एक ये भी रहा होगा तो हम इसको लास्ट में जोड़ लेते हैं। क्योंकि यदि पद्मिनी कारण रही होती तो फिर उसने रणथंभौर पर अटैक क्यों किया, जालोर पर अटैक क्यों किया था, सिवाना पर अटैक क्यों किया था। इसका मतलब बंदा साम्राज्य का विस्तार तो करना, तो ये कारण चित्तौड़ में भी है। तो बाकी सारे वाले कारण है, लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी सारे लिखवाता हूं मैं और ये नहीं लिखवाऊं तो आपको लगता सर ओरिजिनल बात तो बता ही नहीं रहे हो, तो अपने भाई ये भी लिख लो। पर यदि आपके कभी मेंस में क्वेश्चन आए कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण क्या थे, पहले ऊपर वाले 5 बताने, जगह बचे तो पद्मिनी बताना है। पर मैं कितना भी कह दूं तुम लिखोगे पहला पद्मिनी क्योंकि तुम्हें बाकी वाले याद रहेंगे नहीं, तुम ये लिखोगे पद्मिनी बहुत सुंदर थी। अब सुंदर होती तो आक्रमण करना ही पड़ता है, सुंदरता के चक्कर में कई बर्बाद हो गए। मेरा तो पिछला प्री बीसी कारण खराब हो गया था है ना। तुम लिखोगे वही, पर फिर भी मेरी बात याद रखने की, सर ने कहा था कि पहले पद्मिनी वाला लिखना, कंट्रोल उदय, पहले बाकी वाले लिखने हैं। फिर आपको एक आधा याद आएगा कि यार साम्राज्य विस्तार, फिर आप लिखोगे नहीं अलाउद्दीन साम्राज्य विस्तार भी करना चाहता था, फिर वापस दूसरा याद आया, फिर वापस लिखोगे पर सुंदरता भी तो कोई अहम चीज है ऊपर वाले याद रखने। आई बात समझ में। अलाउद्दीन यहां पर आया, अलाउद्दीन यहां पर किले के नीचे आके बैठ गया। किले के ऊपर जाने का रास्ता इतना सरल था नहीं, उबड़ खाबड़ रास्ते, किला बहुत ऊंचा। अलाउद्दीन 8 महीने का घेरा डाल के बैठा रहा। कितने महीने का, 8 महीने का घेरा डाल के बैठा रहा। 8 महीने के घेरे के बाद में, और बाद में अंदर वालों का अनाज और पानी समाप्त हुआ, तब एक ही तरीका बचता था, साका। तो 8 महीने के बाद चित्तौड़ के किले में क्या किया गया, साका। वो चित्तौड़ का पहला साका था। लाइन चेंज करके लिखो, 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी चित्तौड़ में पहला साका हुआ। फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वॉज हैपेंड। चित्तौड़ का पहला साका किया गया। फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वॉज हैपेंड। चित्तौड़ का पहला साका किया गया। फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वॉज हैपेंड। साके में क्या क्या 2 बातें होती है, केसरिया और जौहर। महिलाएं क्या करती है, केसरिया। देखो रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ, क्वीन पद्मिनी along with 1600 अदर वीमेन, रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ, क्वीन पद्मिनी along with 1600 अदर वीमेन, रानी पद्मिनी ने
1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर किया, कमिटेड जोहर, जोहर किया, कमिटेड जोहर, जोहर किया, कमिटेड जोहर, तथा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया, एंड केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह, तथा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया, एंड केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह, रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के सेनापति लिखो, गोरा और बादल, कमांडर्स ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के सेनापति कौन कौन है बताओ देखे, गोरा और बादल, कमांडर्स ऑफ रतन सिंह। पच्चीस अगस्त 1303 ईस्वी को, ऑन 25 अगस्त 1303 एडी, 25 अगस्त 1303 ईस्वी को, ऑन 25 अगस्त 1303 एडी, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड चित्तौड़, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड चित्तौड़, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मैंने दिन पहले ही आपको बताया था कि साकों के रिजल्ट बड़े जोरदार है कि भाई अंदर 8000 आदमी बैठे, बाहर लड़ने के लिए कोई लाख की सेना है, 50,000 की सेना है, फिर भी रिजल्ट है कि 8000 तो लड़ते हुए मरे। उनकी जिंदगी का उद्देश्य ही मरना था, पर दुश्मन को अधिक से अधिक हानि पहुंचा के मरा जाए। तो दुश्मन की बाद में 40,000 मार गए, 30,000 मार गए। वैसे अब कोई राजा 8000 से अपने 40,000 कटवा ले तो गुस्सा तो आना ही है। मुझे लगा यार एक किले पे कब्जा करने के लिए इतने सैनिक मरवा दिए, फिर इतने थोड़े से लोग मेरे, इतने लोग काट गए। फिर अलाउद्दीन को लगा कोई बात नहीं, 40,000 मरे तो मरे, पर अंदर जाते मैं पूरे राजा के परिवार को गिरफ्तार करूंगा, खाल खींच लूंगा इनकी सबकी, और सारी सारी महिलाओं को उठा के यहां से लेके जाएंगे। पर अंदर गए तो अंदर तो कुछ ही नहीं, राख हो रखा है सब कुछ, अंदर जौहर ही हो चुका था। अब अलाउद्दीन का बस चला नहीं, राजा के परिवार पे तो बस चला नहीं। चित्तौड़ के किले में साधारण जनता, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, निरीह जनता बैठी थी जो खेती किया करते थे, उन सबको घर से बाहर निकाला, सबको मार दिया। 30,000 लोगों को काटता है। कितने लोगों को देखो, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अलाउद्दीन मैसेकर्ड 30,000 पीपल इन चित्तौड़। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अलाउद्दीन मैसेकर्ड 30,000 पीपल इन चित्तौड़। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अलाउद्दीन मैसेकर्ड 30,000 पीपल इन चित्तौड़। उसने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। He handed over चित्तौड़ to his son खिजर खान। उसने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। He handed over चित्तौड़ to his son खिजर खान। उसने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, एंड रीनेम्ड चित्तौड़ एज खिजराबाद, तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, एंड रीनेम्ड चित्तौड़ एज खिजराबाद, तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, एंड रीनेम्ड चित्तौड़ एज खिजराबाद। नाम बदलकर क्या कर दिया? कहने का मतलब है अलाउद्दीन ने कहा मैंने चित्तौड़ को बर्बाद कर दिया, वह युद्ध में नुकसान हुआ, इतने लोगों को मार दिया, चित्तौड़ क्या हो गया? बर्बाद। अब मेरा बेटा खिजर खान इसको आबाद करेगा। खिजर खान क्या करेगा? खिजर आबाद करेगा, इसलिए चित्तौड़ का नाम। अब हमें क्या पता भाई इसका नाम खिजराबाद हुआ कि नहीं हुआ। तो एक अभिलेख मिलता है अपने को चित्तौड़ के किले से, दाहिबी पीर की दरगाह का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो पीर रहे होंगे यहाँ पे, दाहिबी पीर, उनकी दरगाह पर अभिलेख लगा हुआ है, दाहिबी पीर की दरगाह का अभिलेख। दाहिबी पीर की दरगाह का अभिलेख फारसी भाषा का एक अभिलेख है, 1325 ईस्वी का। कब का है? 1325। और उसमें इसका नाम चित्तौड़ का खिजराबाद। कोई पूछे कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कौन से अभिलेख में मिलता है? दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख लिखो। दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ दाहिबी पीर, दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में कोष्टक में 1325 लिखना। दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ दाहिबी पीर, दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है। चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है।
चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या दिया गया? खिजराबाद। कौन से अभिलेख में? खिजर खान जब यहां पे रहा तो चित्तौड़ के किले के पास एक नदी निकलती है, गंभीरी। कौन सी नदी है? वो गंभीरी नदी पर पुल बनवाता है। क्या बनवाता है? लिख लो। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। खिजर खान बिल्ट ए ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। खिजर खान बिल्ट ए ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया था। जब वो यहाँ पे रहा तो उसके घर में किसी की डेथ हुई। मुसलमानों में डेथ होती है तो उनकी याद में क्या बनाए जाते हैं? मकबरे। तो खिजर खान ने चित्तौड़ में क्या बनवाया था? मकबरा। देख लो, उसने यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण करवाया था, या उसने चित्तौड़ में एक मकबरे का निर्माण करवाया था। He built a two-made चित्तौड़। उसने चित्तौड़ में एक मकबरे का निर्माण करवाया था। He built a two-made चित्तौड़। उसने यहां पर एक मकबरे का निर्माण करवाया था। He built a two-made चित्तौड़। अब कुछ बनवाएगा तो वहां पर भी क्या लगवाएगा? अभिलेख। तो मकबरे के अभिलेख में अलाउद्दीन की तारीफ है। किसकी तारीफ है? किसकी? मकबरे के अभिलेख में अलाउद्दीन को लिखा हुआ कि अलाउद्दीन दूसरा सिकंदर है। अलाउद्दीन क्या है? सिकंदर, अलेक्जेंडर। जिस प्रकार अलेक्जेंडर ने दुनिया जीती थी उसी प्रकार अलाउद्दीन ने भी क्या जीत ली? दुनिया। इसमें बताया गया अलाउद्दीन ईश्वर की छाया है। वो क्या है? ये आपने मैंने बता दिया। ये भारत में राजत्व सिद्धांत था। अपने यहाँ राजा महाराजा सारे ये मानते थे कि हम डायरेक्ट भगवान द्वारा भेजे हुए, इसलिए कहा ईश्वर की छाया यही है। ईश्वर का काम क्या? दुनिया की रक्षा करना। अभिलेख कहता है कि दुनिया की रक्षा अलाउद्दीन ही कर रहा है आजकल। तो वो संसार का रक्षक है। क्या है? तो इस अभिलेख में अलाउद्दीन को क्या क्या बताया गया? बताओ। ईश्वर की छाया और संसार का। दूसरे को फारसी भाषा में बोलते हैं सानी। क्या बोलते हैं? सिकंदर सानी। क्या कहा गया? आप याद करो, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी पढ़ते हैं अपने। जमातुल अव्वल, जमातुल सानी। अव्वल का मतलब फर्स्ट, सानी का मतलब सेकंड। तो सिकंदर सानी दूसरा सिकंदर। तो सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो और डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड किसको बताया गया? अलाउद्दीन। ऑब्वियस सी बात है, अलाउद्दीन का बेटा तो अपने बाप की तारीफ ही करेगा। उसका बेटा अभिलेख बनवा रहा, तो वो कह रहा मेरे को तो पता नहीं, जानते हो नहीं जानते हो, पापा को जानते हो, पापा मेरे दूसरे सिकंदर है। और आजकल कभी कभी कहते हैं अपुन ही ईश्वर है और वो संसार के क्या है? रक्षक। देखो, मकबरे के फारसी अभिलेख में इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, मकबरे के फारसी अभिलेख में इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम अलाउद्दीन को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। अलाउद्दीन इज रेफर्ड, रेफर किया गया उसे, अलाउद्दीन इज रेफर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो एंड डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड। अलाउद्दीन को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। अलाउद्दीन इज रेफर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो एंड डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड। अलाउद्दीन को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया। कुल मिला के 100 बात की एक बात ये कि 1301 में अलाउद्दीन कब्जा करता है रणथंभौर। कहां कब्जा करता है? 1303 में वो कब्जा करता है चित्तौड़, 1308 में वो कब्जा करता है सिवाना और 1311 में कब्जा करता है जालोर। जालोर में कानड़देव सोनगरा और वीरमदेव सोनगरा लड़ते हुए मारे गए। कानड़देव सोनगरा का एक छोटा भाई था मालदेव सोनगरा, क्या नाम था? इसको जिंदा पकड़ लिया गया और इसको जिंदा पकड़ के अलाउद्दीन अपने साथ दिल्ली ले गया और इसने भी अलाउद्दीन की बात मान ली कि ठीक है भाई साहब। इसकी बड़ी बड़ी मूछें थी इसलिए इसको बोलते हैं मुछड़ा मालदेव। क्या बोलते हैं? तो मुछड़ा मालदेव या मालदेव सोनगरा को कब लेके गया होगा अलाउद्दीन? 1311, क्योंकि 1311 में जालोर का पतन हुआ है। तो 1311 के बाद में कानड़देव सोनगरा जब लड़ता हुआ मारा गया तो उसका छोटा भाई कौन है? मालदेव सोनगरा। इसको अलाउद्दीन कहां ले गया? दिल्ली। इधर चित्तौड़ किसको दे रखा उसने? खिजर खान। अब खिजर खान का चित्तौड़ में मन लगना बंद हो गया और खिजर खान ने अलाउद्दीन को मैसेज किया कि डैडी कितने दिन हो गए चित्तौड़ में, वापस बुला लो अब मेरे को। तो फिर अलाउद्दीन उसको कहता है तुम वापस आ जा, तो फिर चित्तौड़ कौन संभालेगा? तो वो मालदेव सोनगरा को भेजता है। किसको भेजता है? वो कहता है भाई तू राजस्थान का ही है, तूने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, तो मैं राजस्थान का एक किला तेरे को दे रहा हूं। कौन सा? चित्तौड़। तो खिजर खान के बाद चित्तौड़ किसको दिया गया? मालदेव सोनगरा किसका छोटा भाई है? जालोर वाले कानड़देव सोनगरा को। और क्या कहा जाता है इसको? देखो, थोड़े समय पश्चात आफ्टर सम टाइम
मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ दे दिया गया था। चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। कोष्टक में लिखना मुछाला मालदेव। मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ दे दिया गया था। चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ दे दिया गया था। चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। कोष्टक में लिखना भाई मुछाला मालदेव। लिखो यह जालोर के कानड़देव सोनगरा का छोटा भाई था। He was younger brother of कानड़देव सोनगरा of जालोर। यह जालोर के कानड़देव सोनगरा का छोटा भाई था। He was younger brother of कानड़देव सोनगरा of जालोर। यह जालोर के कानड़देव सोनगरा का छोटा भाई था। अलाउद्दीन ने राजस्थान में जो भी अटैक किए थे उनकी जानकारी अमीर खुसरो देता है, और अमीर खुसरो की इस बुक का नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है? और इसी का एक नाम और है, वो नाम क्या है? तारीखे अलाई। क्या नाम है? देखो, अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह है से बुक खजाइन उल फुतूह है ऑफ अमीर खुसरो। कोष्टक में लिखना तारीखे अलाई। अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह है से बुक खजाइन उल फुतूह है ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह है से बुक खजाइन उल फुतूह है ऑफ अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतूह है से अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चित्तौड़ अटैक ऑफ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चित्तौड़ अटैक ऑफ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चित्तौड़ अटैक ऑफ अलाउद्दीन। कौन सी बुक से? खजाइन उल फुतूह है, जिसका एक और नाम क्या है? कल पढ़ेंगे बाकी।